तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूं एक बिल्कुल नई और धमाकेदार कहानी के साथ। सोचिए, अगर लैंड ऑफ वेव्स के बाद नारुतो ने पूरी गंभीरता से ट्रेनिंग की होती, तो उसकी ताकत और पूरी निंजा दुनिया का भविष्य कितना बदल जाता। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। नारुतो वेवलैंड के गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि गाटो का मामला सुलझ जाने के बाद सब लोग थोड़े खुश थे, मानो पर्दा हट गया हो और देश में रोशनी लौट आई हो। नारुतो को खुशी हुई कि वह इसमें कुछ योगदान दे सका। फिर भी उसका मन बाकी लोगों जितना खुश नहीं था। वो किसी बात को लेकर काफी उदास था। ये घटना आज सुबह हुई थी जब नारुतो सासुके को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने गया था। उसे सकुरा ने रोक लिया। उसकी महिला साथी ने उसे गुस्से से घूरा और उसे खूब खरी खोटी सुनाई, सासुके की हालत के लिए उसे ही दोषी ठहराया। फिर उसने कहा कि उसे शिनोबी बनना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। इस डांट से नारुतो को बहुत दुख हुआ और वह तुरंत घर से भाग गया। उसने आह भरी और कही गई बातों पर सोचने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सासुके के घायल होने में उसकी ही गलती थी। जैसा उस बदमाश ने कहा था, उसे हाकू के जुत्सु के बाहर से हमला करना चाहिए था। उसके पास बस शैडो क्लोन जुत्सु ही था और उससे भी कोई खास मदद नहीं मिली। शायद सकुरा सही थी, शायद उसमें निंजा बनने की काबिलियत ही नहीं थी। तुम हो, एक आवाज ने हैरानी से कहा, जिससे नारुतो अपनी उदासी से बाहर आ गया। उसने मुड़कर देखा तो एक महिला रामेन के ठेले पर बैठी थी। भूख से बेहाल नारुतो ठेले की ओर बढ़ा और बैठ गया। महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे नायकों में से एक मेरी रामेन की दुकान पर है। एक कटोरी रामेन मेरी तरफ से मुफ्त में देंगे? ठीक है, नारुतो ने कहा और रामेन आने का इंतजार करने लगा। उसने उसे रामेन परोसा और उसने खाना शुरू कर दिया। तेउची के रामेन जितना स्वादिष्ट तो नहीं था, लेकिन ठीक था। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, लेकिन गाटो के हाथों मारे जाने वाले पहले लोगों में से वे भी एक थे। मुझे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा। तो आप इधर उधर क्यों घूम रहे थे? उसने पूछा। मैं बस कुछ सोच रहा हूँ, नारुतो ने कहा। निंजा की गुप्त बातें मैं समझती हूँ। मेरा बड़ा भाई हिडन मिस्ट विलेज में एक शिनोबी हुआ करता था। कागुया कबीले के हिंसक होने पर उसकी मौत हो गई थी, उसने बताया। तभी वो अचानक उत्साहित हो गई। नारुतो उसे देखता रहा जब वह पीछे से कुछ आवाजें निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद वह कई स्क्रॉल लेकर लौटी, जिनमें से एक बड़ा था। उसने उसे नारुतो को देते हुए कहा, लो, इसे धन्यवाद समझो। वाह, मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, नारुतो ने कहा। चिंता मत करो, मेरा भाई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम अपनी काबिलियत को कमजोर नहीं होने दे सकते, है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नारुतो ने बस पलकें झपकाईं और स्क्रॉल ले लिए। नारुतो हाथ में पांडुलिपियां लेकर ताजुना के घर लौटा। अंदर जाते ही उसने काकाशी को हाथ में किताब ले बैठे देखा। गुरु ने ऊपर देखा और अपने सुनहरे बालों वाले शिष्य को पांडुलिपियों के साथ पाया। नारुतो, तुम्हारे पास क्या है? काकाशी ने पूछा। किसी ने मुझे कुछ पांडुलिपियां दी जो उसके भाई की थीं। मैं इन्हें सासुके को माफी के तौर पर देने की सोच रहा था। हाकू से लड़ते समय मैंने सेंसेई को परेशान कर दिया था, नारुतो ने कहा। नारुतो, तुम्हें सिर्फ इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि सकुरा ने तुमसे कुछ कड़वी बातें कही हैं। तुम जानते हो कि वह कैसी है? काकाशी ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे अब भी बुरा लग रहा है। मैं उसे ये छोटे वाले दे दूंगा और ये बड़ा वाला अपने पास रखूंगा, नारुतो ने कहा। काकाशी ने बस सिर हिलाया और अपनी पढ़ाई में वापस लग गए। आसपास कोई न देखकर नारुतो ने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु के सामने बैठ गया। हे गुरुजी, अगर मैं आपसे कोई गंभीर सवाल पूछूं, तो क्या आप मुझे ईमानदारी से जवाब देंगे? इस सवाल पर कॉपी निंजा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने अपनी किताब एक तरफ रख दी और नारुतो की ओर ध्यान दिया। नारुतो, तुम क्या जानना चाहते हो? काकाशी ने पूछा। क्या मुझमें निंजा सेंसेई बनने की काबिलियत है? नारुतो ने पूछा। उसे खुद हैरानी हुई कि नारुतो ने ये सवाल पूछा। आमतौर पर वो सकुरा की हर बात को अनसुना कर देता और आगे बढ़ जाता। सकुरा की बातें उसके मन में बैठ गई होंगी। उसने देखा कि वह इंतजार कर रहा है और उसकी तरफ मुड़ गया। नारुतो, तुम निंजा के सांचे में ठीक से फिट नहीं बैठते। तुम बहुत शोर मचाते हो, उद्दंड हो और हमेशा असुरक्षित रहते हो। तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और जल्दबाजी में काम करते हो। तुम्हारा चक्रा नियंत्रण अभी भी काफी कमजोर है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा चक्रा है। तुम्हारा शैडो क्लोन जुत्सु प्रभावशाली है, लेकिन तुम्हें जुत्सु में थोड़ा और विविधता लानी चाहिए, काकाशी ने कहा। नारुतो ने यह स्पष्टीकरण सुनकर नीचे देखा। फिर भी तुम अचानक से कमाल की योजनाएं बना लेते हो। समूह युद्धों में तुम बहुत अच्छे हो। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ।
तुम में महान नारुतो बनने की क्षमता है, बस तुम्हें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं महान बन सकता हूँ? नारुतो ने पूछा। मैं सचमुच मानता हूँ कि तुम महान नारुतो बन सकते हो, काकाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लड़के के बालों को सहलाया और उसे मुस्कुराते देखकर खुश हुए। एक सप्ताह बाद टीम कोनोहा लौट आई। होकागे से बात करने के बाद काकाशी ने टीम को एक सप्ताह आराम करने की अनुमति दी। नारुतो ने इस समय का सदुपयोग काकाशी की सलाह मानने में किया। वो इरुका से मिलने गया, जिन्होंने उसे कुछ किताबें दीं। ये किताबें ताइजुत्सु, चक्र नियंत्रण, जैनजुत्सु का पता लगाने और अन्य कई विषयों पर थीं। इरुका ने उसकी मदद की और उसके गुरु बन गए। ये कठिन था, लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। वो अब एक पार्क की बेंच पर बैठा ताइजुत्सु की एक किताब देख रहा था। किताब में कई शैलियाँ थीं, लेकिन नारुतो को वे या तो बहुत कठिन या बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लग रही थीं। उसने निराशा में आह भरी और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे। अचानक उस पर एक साया पड़ा। नारुतो ने ऊपर देखा तो शिकामाओ उसके सामने खड़ा था। अरे नारुतो, तुम किताब लेकर क्या कर रहे हो? शिकामाओ ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था, नारुतो ने कहा। सच में, तुम किताब लेकर क्या कर रहे हो? शिकामाओ ने फिर पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो, है ना? खैर, मैं इस मैनुअल में अपने लिए उपयुक्त ताइजुत्सु शैली ढूंढ रहा था। इरुका सेंसेई मुझे अकादमी शैली फिर से सिखा रहे हैं, लेकिन वो मुझे रास नहीं आती, नारुतो ने कहा। अच्छा, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, शिकामाओ ने कहा और जाने ही वाला था कि नारुतो ने उसे रोक लिया। हे, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ताइजुत्सु में माहिर हो? नारुतो ने पूछा। शिकामाओ कुछ देर रुका और फिर उसकी ओर देखा। मेरे गुरु, असुमा, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूँ, शिकामाओ ने कहा। हाँ, शिकामाओ, इससे बहुत मदद मिलेगी, नारुतो ने कहा। वो खड़ा हुआ और नारा वंश के उत्तराधिकारी के पीछे चल दिया। तो, तुम अपने लिए कोई स्टाइल ढूंढ रहे हो? असुमा ने पूछा। उसके मुंह में सिगरेट थी और वह दोनों लड़कों की तरफ देख रहा था। उसे हैरानी हुई कि शिकामाओ उससे मिलने आया, जब तक कि उसने उसे वजह नहीं बताई। उसने नारुतो को ध्यान से देखा और सोचने लगा कि क्या करे। काकाशी से मदद क्यों न मांगे? अगर मैं उसे ढूंढ पाता तो ज़रूर करता। मुझे लगा था कि जब वह उस दुकान पर गया था तो मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वह तो पुआल का पुतला निकला। मैं उसे मुक्केबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, नारुतो ने समझाया। खैर, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। सच तो यह है कि मैं यहाँ का सबसे अच्छा ताइजुत्सु योद्धा नहीं हूँ, असुमा ने उसे बताया। अच्छा, क्या हम थोड़ी देर अभ्यास करें और आप मुझे बताएं कि मुझे किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? नारुतो ने पूछा। असुमा ने सिर हिलाया और दोनों लड़ने की मुद्रा में आ गए। नारुतो दाढ़ी वाले जोनीन पर मुक्के और लाते बरसाता रहा और अभ्यास कुछ देर तक चलता रहा। असुमा इस बात से प्रभावित थे कि लड़का मुश्किल से ही थका हुआ लग रहा था, लेकिन उन्हें नारुतो की लड़ने की शैली को लेकर चिंता थी। अगर उसे शैली कहा जा सकता है तो उन्हें अपने पिता से अकादमी के शिक्षकों से बात करने के लिए कहना पड़ेगा। 10 मिनट बाद असुमा ने अभ्यास रोकने का आदेश दिया। नारुतो थोड़ा हैरान था कि उन्होंने अभ्यास क्यों रोका। क्या हुआ? मेरे पास अभी भी कुछ ऊर्जा बची है, नारुतो ने कहा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने नारुतो काफ़ी देख लिया है। बस जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ, आपके ताइजुत्सु प्रशिक्षक कौन थे? असुमा ने पूछा। यह मिजुकी था, नारुतो ने एक स्वर में उत्तर दिया। असुमा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, नारुतो, ये है सच्चाई। तुम्हारा ताइजुत्सु बहुत खराब है और इसे सुधारने में बहुत मेहनत लगेगी। हालांकि, मैं तुम्हारी मुद्रा और पैरों की चाल सुधारने में मदद कर सकता हूँ। ड्यूटी पर वापस जाने से पहले तुम्हारे पास कितना समय है? उसने पूछा। 3 दिन, उसने उत्तर दिया। इतना समय काफ़ी होगा। तो, दोपहर 12 बजे यहीं मिलो, हम शुरू कर सकते हैं, असुमा ने कहा। नारुतो ने सिर हिलाकर उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। वो प्रशिक्षण मैदान से घर लौटने के लिए निकल गया। नारुतो घिसटते हुए घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। वो धड़ाम से गद्दे पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद वह किसी तरह पीठ के बल लेट पाया। उसने छत को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। उसने असुमा सेंसेई को कम आंका था। उसने सोचा था कि वह शिकामाओ की तरह थोड़े आराम पसंद होंगे। इन 3 दिनों में उसे पता चला कि असुमा बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उस दमकते जोनीन ने उसे समझाया कि वह उसकी मुद्रा को सुधारेंगे और उसके पैरों की चाल को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने ये 2 तरीकों से किया। उसकी मुद्रा को सुधारने के लिए उन्होंने उसे ऐसी मुद्रा में खड़ा किया जिसमें उसकी मुट्ठी उसके चेहरे के पास हो और उसकी बाहें कसकर बंद हों। उसके पैर थोड़े अलग अलग थे। यह उसकी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए था, क्योंकि उसे किसी भी टेनिस बॉल को अपनी छाती या चेहरे पर लगने की अनुमति नहीं थी। असुमा अलग अलग गति से गेंदें फेंकते थे, जिससे वो भ्रमित और परेशान हो जाता था। वो बेहतर हो रहा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से निपुण नहीं था।
अपने फुटवर्क को बेहतर बनाने के लिए उसने वही तरीका अपनाया जो नारुतो ने अपनाया था, बस फर्क इतना था कि उसे असुमा द्वारा सिखाई गई मुद्रा में टेनिस गेंदों से बचना था। उसने चोजी और शिकामाओ की मदद ली। गेंदें अलग अलग गति और मात्रा में उसकी ओर आती थीं, जिससे नारुतो को तेजी से चलना पड़ता था। वो लड़खड़ा जाता और गेंदों की बौछार से घिर जाता, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार भी होता गया। इन अभ्यासों को इतना थकाने वाला बनाने वाली बात यह थी कि ये तब तक नहीं रुकते थे जब तक वह गिर न जाए। चूंकि उसकी सहनशक्ति हमेशा से बहुत अधिक थी, इसलिए अभ्यास कभी खत्म न होने वाले लगते थे। फिर भी वह प्रशिक्षण के लिए आभारी था और उसने इसे जारी रखने का वादा किया। शैडो क्लोन जुत्सु उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो उसने करवट बदली और उस लकड़ी के स्क्रॉल को देखा जो उसे वेव में मिला था। प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण वह उस स्क्रॉल के बारे में भूल गया था। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और स्क्रॉल की ओर बढ़ा। उसने उसे खोला और उस पर बने प्रतीक को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह एक बड़े वृत्त जैसा था जिसके अंदर कई छल्ले थे। इसके नीचे 9 लाल मागाटामा बने हुए थे। वो तब तक बहुत उलझन में रहा जब तक उसने उसके बगल में लिखे शब्द नहीं पढ़े। मेरे पुत्रों और या वंशजों के लिए, मेरा नाम चिशिकी है, जिसे 6 पथों का ऋषि कहा जाता है। ये ग्रंथ मेरी वसीयत है और मेरे उन वंशजों के लिए है जो एक दिन ईश्वर के समान दृष्टि प्राप्त करेंगे। इस ग्रंथ का उपयोग करें और मेरे ज्ञान को अपनी नई शक्तियों पर महारत हासिल करने में सहायक होने दें। आशा है ये ग्रंथ आपके जीवन में भी आपका साथ देगा। अपनी शक्ति को उस अच्छाई को भ्रष्ट न करने दें जो मैंने संसार में लाई है। आशा है यह आपको सभी को और सभी चीज़ों को खोजने और समझने में सहायता करेगा। मैं आपके लिए अपार सफलता और दीर्घायु की कामना करता हूँ। नारुतो अपना सिर खुजा रहा था। 6 पथों का ऋषि कौन था? क्या कक्षा में उसी के बारे में बात हुई थी? उसने अपनी मीटिंग और मिशन के बाद इरुका सेंसेई से पूछने का फैसला किया। शायद उन्हें कुछ पता हो। उसे पता भी नहीं था कि जन्म से ही उसके अंदर मौजूद एक शक्ति जागृत होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो सोच रहा था कि यह कैसी अनुभूति है। एक और डी रैंक मिशन के बाद असुमा एक बार में दाखिल हुआ। कल वो अपनी टीम को उनके पहले सी रैंक मिशन पर ले जाने वाला था। उसे लगा कि उनकी टीम तैयार है और उसने एक सी रैंक मिशन का अनुरोध भी किया था। शिकामाओ शायद नाराज हो, लेकिन वह इसे भूल जाएगा। ये जानते हुए कि वो कुछ समय के लिए बाहर रहेगा, उसने कुरनाई के साथ 1-2 ड्रिंक लेने का फैसला किया। वे इस बार में मिलने के लिए सहमत हुए थे। उसकी नज़र कुरनाई पर पड़ी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। अनको, काकाशी और गेम्मा भी उसके साथ थे। कुरनाई ने उसे एक गुप्त संदेश भेजा जिसे उसने प्राप्त कर लिया। वो टेबल के पास गया और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे दोस्तों, आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लगा। असुमा ने अभिवादन किया। अरे चिमनी, क्या तुम हमारे साथ आओगे? अंको ने पूछा। जरूर, मैं अपनी टीम को उनके पहले सी रैंक मिशन पर ले जा रहा हूँ और मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, असुमा ने कहा। वो कुरनाई के बगल में बैठ गया और पीने के लिए कुछ मंगवाया। इंतजार करते हुए गेम्मा ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। माफ़ करना गेम्मा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे? मैं आपसे आपकी टीम के बारे में पूछ रहा था, जेन्मा ने कहा। वे दिलचस्प हैं। शिकामाओ और चोजी दोनों को प्रेरित करने में थोड़ी मेहनत लगती है। इनो थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ वाली और दबंग है। कुल मिलाकर वे एक बेहतरीन टीम है। आप लोगों का क्या कहना है? असुमा ने पूछा। हिनता अभी भी थोड़ी शर्मीली है, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है। कीबा बहुत ही उद्दंड है और उससे निपटना सिरदर्द है। शिनो मेरा सबसे भरोसेमंद छात्र है, लेकिन काश वो थोड़ा और खुलकर बात करता। उन सभी में एक बेहतरीन टीम बनने की क्षमता है, कुरनाई ने कहा। मेरी टीम को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। सासुके घमंडी है और अपनी टीम को बोझ समझता है। सकुरा अभी भी बहुत ज़्यादा फैनगर्ल है और बातों को गंभीरता से नहीं लेती। नारुतो कई मायनों में कीबा जैसा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि वह अब इसे गंभीरता से लेने लगा है। हमारे सी रैंक ने उसकी आंखें खोल दी और वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। इरुका ने बहुत मदद की है, काकाशी ने कहा। काकाशी नाम के इस नन्हे बच्चे से और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखो। उसमें बहुत क्षमता है, असुमा ने कहा। क्या मुझे कुछ पता होना चाहिए? काकाशी ने पूछा। वो ताइजुत्सु में मदद के लिए मेरे पास आया था। मैंने उसकी मुद्रा और पैरों की चाल में सुधार किया है। आप शायद उसे कोई शैली खोजने में मदद करना चाहें, असुमा ने कहा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से है। उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद, काकाशी ने कहा। असुमा ने सिर हिलाया और समूह अन्य विषयों पर चर्चा करने लगा। हमेशा की तरह टीम काकाशी के आने का इंतजार कर रही थी। वे सभी पुल पर खड़े होकर अपने देर से आने वाले गुरु का इंतजार कर रहे थे। नारुतो अपने देर से आने वाले गुरु का इंतजार करते करते ऊब गया था और यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने स्मारक पत्थर के पास एक खंभे के पास जाने का फैसला किया।
वो खंभे की ओर मुंह करके उस मुद्रा में खड़ा हो गया जो असुमा ने उसे सिखाई थी। उस मुद्रा में रहते हुए उसने खंभे पर मुक्के और लातें मारी। वो अभी भी उस मुद्रा में अभ्यस्त नहीं था, इसलिए उसकी लातें और मुक्के बेतरतीब लग रहे थे। उसके दोनों साथी उसे देख रहे थे। वो बेवकूफ़ क्या कर रहा है? मिशन मिलने से पहले ही वो थककर चूर हो जाएगा, सकुरा ने कहा। सासुके ने बस उपहास उड़ाया और फिर से सोचने लगा। नारुतो लगातार हमले करता रहा और सकुरा ने उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, देखो उसे, कितना बेकार है। साकुरा, तुम भी कोई कम नहीं हो। पीछे से एक आवाज़ आई। वो चीख पड़ी और कुछ फीट हवा में उछल गई। साकुरा घूमी और काकाशी की ओर मुंह करके उसे घूरने लगी। ऐसा मत करो, सकुरा चिल्लाई, तुम देर से आए हो, उसने आगे कहा, जिससे काकाशी मुस्कुरा उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नारुतो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसने नारुतो के दौड़ने का अंदाज देखा और माना कि वो उस पर जच रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे इस अंदाज की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगेगा। इससे उसे आज क्या करना है, इसका एक विचार आया। ठीक है दोस्तों, आज हम मिशन पर नहीं जाएंगे, आज हम ट्रेनिंग करेंगे, काकाशी ने कहा। सासुके और नारुतो उत्साहित दिख रहे थे जबकि सकुरा उदासीन लग रही थी। काकाशी ने एक जानी पहचानी मुद्रा बनाई और 2 क्लोन प्रकट हो गए। ठीक है, तो मैं तुम में से हर एक को ट्रेनिंग ग्राउंड के अलग अलग हिस्से में ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। चलो शुरू करते हैं। असली क्लोन सासुके को ले गया जबकि एक क्लोन सकुरा को और दूसरा नारुतो को ले गया। उनके नज़र से ओझल होते ही काकाशी ने नारुतो का सामना किया। तो हम किस पर काम करने वाले हैं काकाशी सेंसेई? नारुतो ने पूछा। मुझे लगता है कि हम आपके ताइजुत्सु पर काम करना जारी रखेंगे। मुझे वो मुद्रा पसंद है जो असुमा ने आपको सिखाई है। यह आप पर अच्छी लगती है, लेकिन आपने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आपकी कोई विशेष शैली है? वैसे अकादमी शैली कभी भी मेरी शैली नहीं रही। मैंने कुछ अन्य शैलियां भी आजमाई, लेकिन वे बहुत कठिन थीं। मैंने बस कुछ चीज़ों को लिया और उन्हें मिला दिया, नारुतो ने समझाया। तो तुम अलग अलग तकनीकों का मिश्रण हो? यह अच्छा या बुरा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे करते हैं। सुबह के अधिकांश समय हम इसी मुद्रा और कुछ सरल मुक्कों और लातों पर काम करते रहेंगे, काकाशी ने कहा। ठीक है सेंसेई, नारुतो ने कहा और अपनी मुद्रा में आ गया। क्लोन और नारुतो दोपहर के भोजन तक मुद्रा और अपनी चाल का अभ्यास करते रहे। काकाशी ने उसे रोका और नारुतो का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है नारुतो, मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी ताइजुत्सु तकनीकों की सूची बनाओ जो तुमने सीखी हैं और हम इसे कल जारी रखेंगे। चलो दोपहर का भोजन करते हैं। नारुतो ने सिर हिलाया और क्लोन के गायब होते ही पुल की ओर चल दिया। काकाशी ने क्लोन से जानकारी प्राप्त की और नारुतो से बहुत प्रभावित हुए। इस बेकार प्रशिक्षण सत्र में नारुतो ही एकमात्र अच्छा था। सासुके बहुत ही नखरे वाला था। उसने उस लड़के की शेयरिंग में मदद करने और उसे कुछ आसान निंजुत्सु सिखाने का फैसला किया। वो बदमाश लड़का उससे बार बार कोई तकनीक दिखाने की जिद करता रहा ताकि उसकी शेयरिंग उसकी नकल कर सके। वो खास तौर पर शैडो क्लोन जुत्सु सीखना चाहता था, जिसे सिखाने से सासुके ने मना कर दिया। उसने उसे शेयरिंग को सक्रिय और निष्क्रिय करना ही सिखाया। सकुरा की हालत तो उससे भी बदतर थी। वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी, उसे गंदा और पसीना बहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सासुके ने उसे सिर्फ जैनजुत्सु को खत्म करना सिखाया, जो उसने बड़ी आसानी से सीख लिया। काकाशी को बस यही उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। नारुतो अपने पंजों पर उछल रहा था और कुछ मुक्के मार रहा था, फिर उसने अपने पास मौजूद डमी पर एक कॉर्कस्क्रू पंच मारा। ये पहली तकनीक थी जिस पर वो 1 हफ्ते से काम कर रहा था। उसने काकाशी के लिए जो सूची बनाई थी वह काफ़ी लंबी थी। काकाशी ने उन तकनीकों में से लगभग 60% को काट दिया और 15 ऐसी तकनीकें चुनी जो उसे लगता था कि नारुतो के लिए बहुत अच्छी होंगी। उसकी मुद्रा में काफ़ी सुधार हो रहा था और उसके हमले पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली थे। काकाशी और इरुका इस सुधार से बहुत खुश थे। अब उसने निंजुत्सु की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसा कि काकाशी ने कहा था, उसे अपने जुत्सु में और अधिक विविधता लानी चाहिए। उसने सीखने के लिए कुछ ग्रंथ प्राप्त किए थे। जिस बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया वह ये थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह बिना किसी की देखरेख के सीख पाएगा। इरुका अब अकादमी के कामों में व्यस्त था और काकाशी अपने ताइजुत्सु पर पूरा ध्यान दे रहा था। ऐसे बहुत कम जोनीन थे जिन्हें वह जानता था और जो उसकी मदद कर सकते थे। जैसे ही वह मुक्के मार रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। वो उसकी मदद कर सकता था। आखिर वो एक कुलीन प्रशिक्षक था। एबिसु ने नारुतो को आलोचनात्मक नज़र से देखा। नारुतो ने भी उसे घूर कर देखा। दोनों के बीच काफ़ी देर तक तीखी नज़रें टकराती रहीं, लेकिन फिलहाल किसी का भी पक्ष स्पष्ट नहीं था। कुछ देर बाद एबिसु ने आह भरी और नारुतो की ओर देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी निंजुत्सु में मदद करूं? तुम इस बारे में काकाशी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? एबिसु ने पूछा।
काकाशी सेंसेई मेरे ताइजुत्सु पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि इरुका सेंसेई मुझे मानसिक रूप से सहारा दे रहे हैं। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि मुझे शैडो क्लोन जुत्सु के अलावा और भी जुत्सु सीखने चाहिए। मैं बिना किसी की देखरेख के कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना चाहता। नारुतो ने समझाया। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम था। क्या आपको पता है कि आपको किस स्तर की जुत्सु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? उसने पूछा। लेवल? नारुतो ने उलझन में पूछा। एबिसु ने आह भरी और अपने चश्मे को ऊपर किया। जैसा कि शायद आपको पता नहीं होगा, शैडो क्लोन जुत्सु एक बी रैंक किंजुत्सु है। जिस तरह से आप इसे बड़ी संख्या में कर पाते हैं, उससे पता चलता है कि आपके पास चक्रा का बहुत बड़ा भंडार है। कठिन चक्रा नियंत्रण अभ्यास के बिना निम्न स्तर के जुत्सु आप पर काम नहीं करेंगे, एबिसु ने कहा। वाह, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो क्या वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु मेरे लिए नामुमकिन होगा? नारुतो ने पूछा। शायद नहीं। क्या आप ये तकनीक सीखना चाहेंगे? एबिसु ने पूछा। वाह, ये तकनीक तो कमाल की है, नारुतो ने उत्साह से कहा। एबिसु ने फिर से आह भरी। वो सोचने लगा कि क्या उसे इस फैसले पर पछतावा होगा। काकाशी ने अपनी टीम की ओर देखा जो एक और डी रैंक मिशन पर थी। वे अभी भी सीख रहे थे, खासकर सकुरा और सासुके की वजह से। नारुतो ने पिछले 2 महीनों में बहुत सुधार किया था। उसका ताइजुत्सु उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वह इनुजुका और कुछ मध्यम स्तर के चूनिन जैसे ताइजुत्सु योद्धाओं का मुकाबला कर सकता था। उसने मध्यम स्तर का चूनिन इसलिए कहा क्योंकि उसने शैडो क्लोन जुत्सु को भी अपने ताइजुत्सु में शामिल करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे निंजुत्सु में मदद करने वाला कोई मिल गया है, क्योंकि उसने उसे अपने पसंदीदा रामेन स्टैंड तक पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा था। वो बहुत भाग्यशाली था कि उसने ऐसा करने के लिए सकुरा और सासुके के जाने का इंतजार किया। उसने अपने नासमझ छात्र की प्रगति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने उनके काम पूरा होने तक प्रतीक्षा की और उन्हें टावर पर ले गया। जैसे ही उन्होंने अपने मिशन की सफलता की सूचना दी, वह उन्हें उनके प्रशिक्षण मैदान में ले गया। ठीक है मेरे प्यारे छोटे जैनिन, हम एक दोस्ताना मुकाबला करेंगे ये देखने के लिए कि तुम किस स्तर पर हो। पहले नारुतो और सासुके, काकाशी ने कहा। सासुके ने नारुतो का मजाक उड़ाया, लेकिन नारुतो अपने नए कौशल को आजमाने के लिए काफी उत्साहित था। ठीक है, ये सिर्फ ताइजुत्सु का मुकाबला है, कोई जोरदार वार या घातक हमले नहीं, समझे? दोनों लड़कों ने सिर हिलाया और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। काकाशी ने दोनों लड़कों को देखा और फिर हाथ हिलाकर मुकाबले की शुरुआत का संकेत दिया। सासुके ने नारुतो पर हमला करने में जरा भी देर नहीं की। सुनहरे बालों वाले नारुतो ने तेज हमले से बचते हुए अपने पंजों पर उछलना शुरू कर दिया। सासुके नारुतो पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन उसके मुक्के या लात नारुतो के बचाव को भेद नहीं पा रहे थे। इससे आखिरी उचेहा को निराशा होने लगी थी। नारुतो साल के सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक सासुके की परीक्षा ले रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने काकाशी की बातों को दिल से मान लिया था। उसे जल्दबाजी में हमला करने की इच्छा को काफी दबाना पड़ा और वह शांत रहने का नाटक कर रहा था। वो इस बात से बहुत हैरान था कि सासुके के हमले में इतनी खामियां थीं। उसने उसे ये खामियां दिखाने का फैसला किया। सासुके ने एक मुक्का मारा जिसे नारुतो ने चकमा दे दिया। वह सासुके के बचाव में घुस गया और उसे बगल में हुक से मारा। फिर उसने सासुके को एक मुक्का मारा जिससे सासुके चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत उसके सीने पर सीधी लात मारकर लगा दी। सासुके जमीन पर गिर गया लेकिन लुढ़क कर खड़ा हो गया। वो गुर्राया और फिर से उस पर हमला कर दिया। सासुके के पहले 2 मुक्कों से बचते हुए नारुतो ने भी 2 मुक्के मारे। उसने सासुके के हर हमले को चकमा दिया और पलटवार किया। सासुके को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह सबसे पीछे रहने वाले से इस तरह हार रहा है। उसने अपना शेरिंगर सक्रिय किया और उस सुनहरे बालों वाले लड़के को घूरा। नारुतो ने ये देखा और एक कठिन मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। सासुके ने अपनी गति और दबाव बढ़ा दिया। नारुतो के लिए सासुके का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो कुछ ऐसे वार करने में कामयाब रहा जिससे सासुके रुक गया और पीछे हट गया। अचानक सासुके के एक अतिरंजित मुक्के से बचते हुए उसने पेट पर एक जोरदार लात मारी। सासुके हवा में उछल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सासुके खड़ा हुआ और उस पर गुर्राया। उसने हाथ के इशारे करने शुरू किए, लेकिन काकाशी ने उसे रोक दिया और उसकी बाहें पकड़कर पीछे कर दीं। यह वही स्थिति थी जिसमें काकाशी ने उसे घंटी परीक्षण के दौरान रखा था। बस बहुत हो गया। अयोग्यता के आधार पर नारुतो इस मुकाबले का विजेता है, काकाशी ने कहा। क्या तुमने तो मैच में दखल दिया? नारुतो को तो अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, सकुरा चिल्लाई। काकाशी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और सकुरा डर के मारे घबरा गई। मैच के नियम क्या थे? यह एक दोस्ताना ताइजुत्सु मुकाबला था, जिसका मतलब था कि कोई जुत्सु इस्तेमाल नहीं करना था। सासुके अपनी बात न मनवा पाने और निराश होकर जुत्सु का इस्तेमाल करने ही वाला था।
जब उसने अपना शेरिंगर इस्तेमाल किया तब उसे हार जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे सासुके को तुम्हारे साथी पर अग्नि जुत्सु इस्तेमाल करने देना चाहिए था? काकाशी ने तीखे स्वर में पूछा। मेरा मतलब ये नहीं था, सकुरा ने कहना शुरू किया, लेकिन काकाशी की आंखों में दिख रहे गुस्से ने उसे रोक दिया। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गई। काकाशी ने उसका उपहास उड़ाया और नारुतो की ओर मुड़ गया। नारुतो, आज के लिए तुम्हें छुट्टी है। अपनी जीत का आनंद लो और इचिराकू से कहो कि बिल मुझे दे दे। मुझे तुम्हारे साथियों से थोड़ी देर बात करनी है, काकाशी ने कहा। ठीक है सेंसेई, नारुतो ने कहा और रामेन स्टैंड की ओर चल पड़ा। नारुतो घर पर कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था। कुछ कटोरी रामेन खाने के बाद उसने पढ़ाई करने का फैसला किया। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उस लकड़ी के ग्रंथ पर गया जो उसे वेव कंट्री से मिला था। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने जो पढ़ रहा था उसे एक तरफ रख दिया और ग्रंथ की ओर बढ़ा। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे बोरियत होने लगी। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति तत्वों पर महारत हासिल करने के तरीके बता रहा है। सभी तत्व वहां मौजूद थे और वह उन्हें महारत हासिल करने के स्पष्ट निर्देश दे रहा था। उसने तुरंत ही उस पांडुलिपि के बारे में अपने पिछले बयान को पलट दिया और उत्सुकता से उसे पढ़ना जारी रखा। उसे पता नहीं था कि उसका कैदी भी उसके साथ साथ पढ़ रहा था। नारुतो को ऐसी पांडुलिपि मिलते देखकर वह बहुत हैरान हुआ और इस बात पर मुस्कुराया कि नारुतो इस पांडुलिपि के साथ क्या क्या कर सकता है। शायद वो आखिरकार एक कमजोर शरीर में कैद न रहे। इनो इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके एक सैंडल का पट्टा टूट गया। उसकी टीम के साथी ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे थे और उसका वो अजीब सा माथे वाला प्रतिद्वंदी उसके सासुके के साथ था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी टीम में है। कौन जाने उसने उसे कितना परेशान किया होगा। काश वो उनके ट्रेनिंग ग्राउंड को ढूंढकर उससे बदला ले पाती। इससे उसे पता चल जाता कि असली बॉस कौन है। निराशा भरी चीख सुनकर वह अचानक रुक गई। उसने उस आवाज का पीछा किया और नारुतो को पाया। वो घोड़े की मुद्रा में था और दोनों हाथों से एक पत्ता पकड़े हुए था। उसने कुछ देर उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज हो। उसने देखा कि नारुतो ने निराशा में एक और चीख मारी और फिर पीठ के बल गिर पड़ा। उसने बस आह भरी और उस जगह से चली गई। वो बेवकूफ जो भी कर रहा था वो उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। काकाशी अपनी टीम को बाढ़ पर काम करते हुए देख रहा था। इस बार उसने अपनी किताब अपने थैले में रखी हुई थी क्योंकि वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। मुकाबले को एक हफ्ता हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हालात इतने बिगड़ गए थे। समस्या ये थी कि उसके दो अन्य छात्र अपने साथी को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसने आह भरी क्योंकि उसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक और सर्वश्रेष्ठ कुनोइची के व्यवहार पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तब शुरू हुआ जब सासुके ने उसकी जानकारी के बिना नारुतो को पुनः मुकाबले के लिए चुनौती दी। वो बहुत खुश हुआ जब नारुतो ने उससे टी नहीं की और सासुके को बता दिया कि जब तक वो वहां नहीं होगा तब तक मुकाबला नहीं होगा। सासुके ने उसे काय कहा लेकिन नारुतो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साकुरा ने सासुके को मारने के लिए नारुतो को लगातार फटकारा। बात इतनी बढ़ गई कि नारुतो तंग आ गया और उसने साकुरा से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे। साकुरा को ये बात बुरी लगी और उसने नारुतो पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि नारुतो ने उसके मुक्के से बचकर फिर से कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे भी रोक दिया। एक और मुक्के के बाद नारुतो ने साकुरा का बचाव करते हुए उसके पैर को नीचे से खींच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। साकुरा और नारुतो दोनों हैरान रह गए। नारुतो ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन साकुरा ने उसकी बात नहीं सुनी। नारुतो समझ गया था कि साकुरा इस बात से दुखी है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इससे साकुरा के प्रति उसका छोटा सा आकर्षण खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से नारुतो अपने साथियों की हरकतों से निराश नहीं हुआ। वह लगातार अपने कौशल को निखारता रहा और एक बेहतर निंजा बन गया। इरुका जब भी समय निकाल पाता, मानसिक रूप से उसकी मदद करता। जब वो मदद नहीं कर पाता तो एबिसु आगे आकर उसकी सहायता करता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काकाशी ने उससे ऐसा करने को कहा था और उस कुशल प्रशिक्षक से कहा था कि वह नारुतो को उसके जुत्सु में मदद करेगा। नारुतो को ताइजुत्सु में मदद करने के साथ साथ उसने उसे जल क्लोन जुत्सु और पृथ्वी शैली भूमिगत चाल जुत्सु भी सिखाए। इससे उस युवा सुनहरे बालों वाले लड़के को सचमुच कुछ अद्भुत विचार लाने में मदद मिली। इस प्रगति पर गर्व होने के साथ साथ वह टीम को लेकर चिंतित भी था। उस झड़प के कारण टीम का तालमेल तेजी से बिगड़ गया था। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि सासुके और सकुरा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे टीम पूरी तरह बिखर जाए। उसे नहीं पता था कि वह इस बारे में क्या सोचेगा। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि सासुके नारुतो से मिली हार को भुला दे ताकि टीम ठीक से काम कर सके। नारुतो इस अभ्यास से बहुत परेशान हो रहा था। वो उस स्क्रॉल में लिखी सारी बातें कर रहा था।
भला यह इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? वह आग पर काबू पाना चाहता था क्योंकि उसने सपने में अपने हाथों से आग के गोले फेंकने का सपना देखा था। फिर भी यह अभ्यास उसे चिढ़ा रहा था। स्क्रॉल के अनुसार उसे एक पत्ते को माचिस से बीच में जलाकर अपनी उंगलियों के बीच पकड़ना था। उसे अपना चक्रा पत्ते में प्रवाहित करना था और पत्ते को जलने से बचाना था। उसे अपने चक्रा के अनुसार सांस भी लेनी थी। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन उसे पता चला कि यह बहुत मुश्किल था। एक और असफलता के बाद उसने जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट ने एक सुनहरे बालों वाली कुनोइची का ध्यान आकर्षित किया। नारुतो, इतना शोर मचाना जरूरी है क्या? इनो ने पूछा। नारुतो ने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि वह यहाँ क्या कर रही है। हे इनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारुतो ने पूछा। मैं घर जाते समय इस जगह से गुजरती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनो ने पूछा। प्रशिक्षण। यह नया अभ्यास मेरी हालत खराब कर रहा है। मैं इसे खुद ही हल करना चाहता हूँ, लेकिन शायद मुझे काकाशी सेंसेई से सलाह लेनी पड़ेगी। नारुतो ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबसे मदद मांगती। आखिर तुम सबसे पीछे हो। इनो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इससे तुम्हें श्रेष्ठता का एहसास होता है? नारुतो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि वह जानता था कि वह एक कमजोर छात्र है, लेकिन उसने सुधार के लिए काफी प्रगति की थी। इरुका, एबिसु और काकाशी ने भी यही कहा था। इन्होंने उसके लहजे पर ध्यान दिया और उसे उसका बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। नारुतो, तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। तुम उतने अच्छे नहीं हो, इन्होंने घमंडी लहजे में कहा। ये बात वो लड़की कह रही है जिसका परिवार शिनोबी से भरा है और जो सर्वश्रेष्ठ कुनोइची के खिताब के लिए सकुरा से हार गई। नारुतो ने पलटवार किया। इन्होंने मुट्ठी भींची और नारुतो को घूरकर देखा। हे, इन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन नारुतो ने उसकी बात काट दी। देखो, मैं अपनी टीम की मदद करने के लिए एक बेहतर निंजा बनने में बहुत व्यस्त हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम अपने टैमे के लिए अपने बाल संवार लो। नारुतो ने कहा। हाथ हिलाकर नारुतो ने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और चला गया। इनो चौंक गई, लेकिन नारुतो के उस तकनीक का इस्तेमाल करने से नहीं, बल्कि इसलिए कि सबसे पीछे रहने वाले ने पहले उसे डांटा, फिर उसकी बात काट दी और आखिर में उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसका आश्चर्य जल्दी ही गुस्से में बदल गया। वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बार जब वो उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखेगी तो उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी और मार भी खाएगी। इनो यामानाका को नज़रअंदाज करके कोई बच नहीं सकता। नारुतो, क्या कोई बात है? इरुका ने उससे पूछा। नहीं, शायद कुछ नहीं है, नारुतो ने कहा। सच कहूं तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, मानो मौत उसका पीछा कर रही हो। उसने इस भावना को नज़रअंदाज किया और इरुका की ओर मुड़ा। इनो से बच निकलने के बाद उसकी मुलाकात चूनिन से हुई। प्रशिक्षक ने उसे रामेन खिलाने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। फिर भी उसके मन में चल रहे विचार नहीं रुके। हे सेंसेई, क्या आपको पता है कि आपकी प्रकृति की विशेषता क्या है? इरुका ने सवाल पर पलकें झपकाईं, लेकिन जवाब देने का फैसला किया। दरअसल मुझे अपनी प्रकृति के बारे में पता नहीं है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है नारुतो। हालांकि तुम सुधार कर रहे हो, ये तो जोनिन स्तर का अभ्यास है, इरुका ने कहा। लेकिन इरुका सेंसेई, नारुतो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर मैं आखिरकार इस अभ्यास को समझ जाऊं तो मैं भी ऐसे ही आग के गोले दाग सकता हूं। जिस स्क्रॉल से मैंने इसे पढ़ा है उसमें सभी तत्वों के लिए अभ्यास दिए गए हैं। इरुका उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे कभी भी इस तरह की जानकारी वाला स्क्रॉल नहीं दिया था। कौन सा स्क्रॉल? इरुका ने पूछा। हिरुज़ेन ने पांडुलिपि को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उनके कार्यालय में इरुका और काकाशी उनके साथ खड़े थे। हिरुज़ेन ने पांडुलिपि को लपेटकर अपनी मेज पर रख दिया। उसे अपनी माँ की तरह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पांडुलिपि उसे कब मिली? हिरुज़ेन ने पूछा। यह वेव कंट्री में हमारे मिशन के दौरान हुआ था। मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, होकागे जी। मुझे स्क्रॉल की जांच कर लेनी चाहिए थी, काकाशी ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारे हाथ इतिहास का एक अनमोल हिस्सा लगा है। मैं हमेशा से यही सोचता था कि 6 पथों के ऋषि एक मिथक थे, हिरुज़ेन ने कहा। तो अब हम नारुतो के बारे में क्या करें? उसे तो पूरा यकीन है कि उसे वो चीज़ वापस मिल जाएगी, इरुका ने कहा। मैं उसे समझा दूंगा कि मैं इसे उसके लिए क्यों रख रहा हूँ। काकाशी, जब आपको लगे कि वह अपनी क्षमता के बारे में जानने के लिए तैयार है तो मैं इसे उसे वापस दे दूंगा। यह उसका अधिकार है और इससे निंजुत्सु के बारे में उसकी समझ बढ़ेगी। बस उसे बाद में ले आना, हिरुज़ेन ने आदेश दिया। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। 1 घंटे बाद नारुतो को होकागे के सामने लाया गया। लड़का उनके सामने खड़ा था। आप मुझसे मिलना चाहते थे, बूढ़े आदमी? नारुतो ने पूछा। हाँ नारुतो, ये तुम्हारे स्क्रॉल के बारे में है। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं इसे कुछ समय के लिए अपने पास रखूंगा, हिरुज़ेन ने कहा। लेकिन नारुतो ने कहना शुरू किया, लेकिन हिरुज़ेन ने उसे रोक दिया।
नारुतो, इस स्क्रॉल में लिखी बातें बहुत कीमती हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास ऐसा स्क्रॉल है तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं, हिरुज़ेन ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक शिनोबी की अंतिम वसीयत है। यह आदमी कौन है? नारुतो ने झुंझलाहट से पूछा। वो उन जुत्सु के जनक हैं जिनका हम आज उपयोग करते हैं। नारुतो के चेहरे पर आश्चर्य देखकर हिरुज़ेन ने आगे कहा, जी नारुतो, तुम ही उस शास्त्र के स्वामी हो जिसे सिक्स पात्ज़ के ऋषि, जिन्हें शिनोबी का भगवान भी कहा जाता है, ने लिखा है। क्या तुम इस शास्त्र का महत्व समझते हो? नारुतो ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, मैं इसे तुमसे नहीं ले रहा हूँ नारुतो। ये तुम्हें दिया गया था, इसलिए तुम इसके स्वामी हो। मैं इसे नोट कर लूँगा और इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी गुप्त स्थान पर रख दूंगा। जब काकाशी तुम्हें इससे सीखने के योग्य समझेंगे तो ये तुम्हें लौटा दिया जाएगा। क्या ये तुम्हें उचित लगता है? हिरुज़ेन ने पूछा। शायद, फिर भी आग पर काबू पाना सीखना अच्छा होता, नारुतो ने कहा। हिरुज़ेन ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, हिरुज़ेन ने कहा। उन्होंने 2 स्क्रॉल नारुतो की ओर बढ़ाए। नारुतो ने स्क्रॉल देखे और फिर हिरुज़ेन की ओर देखा। इनमें 2 बहुत प्रिय व्यक्तियों की 2 तकनीकें हैं। मुझे लगता है कि इन तकनीकों का दोबारा इस्तेमाल होते देखना खुशी की बात होगी। वाह, ये क्या है? नारुतो ने उत्साह से पूछा। एक को निंजा कला, शूरिकेन शैडो क्लोन जुत्सु कहा जाता है। इसका प्रयोग कुनाई के साथ भी किया जा सकता है। दूसरी को निंजा कला, वर्लपूल वॉर्टेक्स कहा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बुजुर्ग, नारुतो ने कहा और अपनी नई तकनीकों का अभ्यास शुरू करने के लिए दफ्तर से बाहर भाग गया। हिरुज़ेन ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए योंदाइम की तस्वीर देखी। मिनाटो, कुशिना, आशा है कि ये दोनों तकनीकें आपके बेटे के विकास में सहायक होंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नारुतो काकाशी के साथ संघर्ष कर रहा था। जोनिन सिर्फ बचाव कर रहा था, लेकिन वह अपने सुनहरे बालों वाले शिष्य से बहुत प्रभावित हुआ। 2 महीनों के भीतर ही वह एक बेहतरीन निंजा बन गया था। उसके जुत्सु का भंडार बढ़ गया था, उसका ताइजुत्सु शानदार था, वह जैनजुत्सु की स्थिति को पहचान सकता था और उसकी रणनीति प्रभावशाली थी। उसका उग्र स्वभाव कुछ हद तक कम हो गया था और जरूरत पड़ने पर वह गंभीर हो जाता था। अगर वो खुद से ईमानदार होता तो परीक्षा देने पर नारुतो चूनिन बन सकता था। काकाशी ने नारुतो की मुट्ठी पकड़ ली और उसे पीठ के बल पटक दिया। नारुतो ने एक हल्की सी आह भरी और कुछ देर वहीं पड़ा रहा। काकाशी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं उस बदमाश के एक रिश्तेदार के बारे में पढ़ रहा था। उसका नाम शिशुई है। मैंने पढ़ा कि वह टेलीपोर्टेशन तकनीक में इतना माहिर था कि वह परछाई भी बना सकता था। मैं अभी भी उसके जितना तेज नहीं हूं, लेकिन पहुंच जाऊंगा, नारुतो ने कहा। लेकिन सासुके के सामने इस बारे में बात मत करना, उसे शायद अच्छा न लगे, काकाशी ने कहा। उसे बस शांत हो जाना चाहिए, उसे और सकुरा दोनों को ही। मुझे समझ नहीं आता कि उनकी समस्या क्या है, नारुतो ने कहा। वो उन दोनों से तंग आ चुका था। सासुके बस उससे एक और मुकाबले के लिए कहता रहता था। उसे करीब 2 हफ्ते पहले वो मुकाबला करने का मौका मिला। इस बार उसे अपना शेयरिंग इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। उसने माना कि शेयरिंग के साथ सासुके से लड़ना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर पाया। ये बात आखिरी उचिहा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह उसे बुरी तरह से कोसने को तैयार लग रहा था। तब से उसे लग रहा था कि वह उदास सासुके उसका पीछा कर रहा है। साकुरा सबसे बुरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासुके को हराने पर भी वो उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती और यहाँ तक कि एक ऐसी बात भी कह देती जिससे उसे बहुत दुख होता। वो अब भी उसे पसंद करता था, लेकिन ये भावना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक चीज़ जो बदली थी वह ये थी कि अब वो उसे मारने की कोशिश नहीं करती थी। उसने उसके नाम के आखिर से चान भी हटा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे वो उनका दुश्मन हो। क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए था कि वह बेहतर हो रहा था? चिंता मत करो नारुतो, उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, वे अपने आप मान जाएंगे, काकाशी ने कहा। काकाशी सेंसेई, मुझे उम्मीद है कि आप सही हैं, नारुतो ने कहा। एक और मिशन के बाद नारुतो इचिराकुस की ओर जा रहा था। वह यूं ही सोच रहा था कि कहीं वो किसी से किया हुआ वादा तो नहीं भूल गया। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि शायद ये ज़रूरी नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे कोनोहामारू की आवाज़ सुनाई दी। अपने दोस्त की चिंता में वो उस ओर चल पड़ा जहां से आवाज़ आई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोनोहामारू का पीछा सकुरा कर रही है। उसके दोस्त भी उसके पीछे आ रहे थे। अपने दोस्त को चोट लगने से बचाने के लिए नारुतो ने टेलीपोर्ट किया और दौड़ते हुए ही उसे पकड़ लिया। वो एक डाल पर उतरा और उसे अपने पास रख लिया। सकुरा तब तक हैरान थी जब तक नारुतो ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराया। नारुतो, उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, सकुरा ने मांग की। जब तक तुम शांत नहीं हो जाते तब तक नहीं।
मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया या कहा उसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे धमका सकते हो। नारुतो ने कहा, नारुतो, मैं तुम्हारे रवैये से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें लगता है कि सासुके को तुमने किस्मत से हरा दिया तो तुम सबसे आगे हो गए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम अभी भी सबसे पीछे हो। सकुरा ने गुस्से से कहा, कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कुनोइची माना जाता है, लेकिन तुम इनो जितनी ही बुरी हो। शायद अगर तुम अपने प्रशिक्षण में थोड़ी मेहनत करो तो तुम मुझसे या सासुके से इतनी पीछे नहीं रहोगी। नारुतो ने तुरंत जवाब दिया। सकुरा उसके शब्दों से गुस्से से उबल रही थी और कुछ करने के लिए तैयार दिख रही थी। तभी एक अपरिचित आवाज ने उसे रोक दिया। मुझे लगा था कि कोनोहा के निंजा दोस्ती और ऐसी ही फालतू बातों को अहमियत देते हैं। पुरुष की आवाज आई। नारुतो ने दोनों किशोरों को देखा और सोचने लगा कि वे कौन हैं। उसने उनके माथे पर लगे रक्षक देखे और पहचाना कि वे सूना से हैं। इरुका के साथ अपनी पढ़ाई से उसे पता चला था कि कोनोहा और सूना सहयोगी थे। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वे आज़ादी से घूम सकते थे। क्या आप लोग सूना से किसी मिशन पर आए हैं? मुझे पता है कि हम सहयोगी हैं, लेकिन बिना पहचान पत्र के आप यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते। नारुतो ने कहा, वाह, क्या तुमने अपने गांव में आने वाले विदेशियों को नहीं देखा? लड़की ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। मुझे माफ करना, मैं अपनी ट्रेनिंग में इतना व्यस्त था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन तुम्हारी बात से तो यही लगता है कि चुनिन परीक्षाएं यहाँ हो रही हैं। नारुतो ने कहा, ये भी उसने इरुका से सीखा था। उसे पता था कि यह हर 6 महीने में होने वाली परीक्षा है जिसमें सभी देश भाग लेते हैं। अच्छा अनुमान लगाया, तुम उतनी अनजान नहीं हो जितना मैंने पहले सोचा था। लड़की ने कहा, मेरे पास एक बेहतरीन शिक्षक हैं। खैर, हमारे व्यवहार और आपको देरी कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपने युवा दोस्तों के साथ चलता हूँ। नारुतो ने कहा। वो कोनोहामारू और उसके दोस्तों को उस जगह से बाहर ले गया। जब वे काफी दूर चले गए तो कोनोहामारू ने नारुतो की ओर देखा। उस चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए धन्यवाद बॉस। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी? नारुतो ने पूछा। बॉस, वो आपकी बुराई कर रही थी। कोनोहामारू को ये पसंद नहीं आया और उसने उसे खरी खोटी सुनाई। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसका पीछा करने लगी। मोएगी ने समझाया। नारुतो ने बस आह भरी। वो इससे सच में तंग आ चुका था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि सकुरा इस तरह कोनोहामारू का पीछा करे। इससे उसके मन में सकुरा के लिए प्यार की भावनाएं ठेस पहुंच गई थीं। उसने जल्दी से इस बात को भुलाया और अपने दोस्तों को लेकर इचिराकु चला गया। नारुतो, सकुरा और सासुके काकाशी के आने का इंतजार कर रहे थे। नारुतो उन दोनों से दूर खड़ा था। उसे उनके आसपास रहने का मन नहीं था। कोनोहामारू कोर के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद नारुतो अपने साथियों के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी समस्या क्या है। वह इसलिए प्रशिक्षण ले रहा था ताकि वह अपनी टीम पर बोझ न बने, जैसा कि सकुरा ने वेव में उसके बारे में कहा था। वह दूसरों की मदद करता था और जिस गति से वह सुधार कर रहा था, उसे लगा कि वे इसकी सराहना करेंगे। उसे लगा था कि इससे टीम एकजुट हो जाएगी, लेकिन वह कितना गलत था। फिर उसने चुनिन परीक्षा के बारे में सोचा। वह जानता था कि यह पदोन्नति पाने की परीक्षा है। उसने सोचा कि क्या काकाशी टीम का चयन करेगा। वह सचमुच ये दिखाना चाहता था कि उसने कितना सुधार किया है। उसे ये भी उम्मीद थी कि उसकी पदोन्नति हो जाएगी। हालांकि वह अपने साथियों के करीब आना चाहता था, लेकिन उसे अब लगने लगा था कि ऐसा नहीं होगा। उसने एक गहरी सांस ली और प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। सभी जोनिन और चुनिन होकागे के सामने खड़े थे। एक बार फिर वही समय आ गया था। चुनिन परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं और उन्हें यह तय करना था कि कौन सी टीम भाग लेगी। हिरुज़ेन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और शोरगुल शांत हो गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष चुनिन परीक्षाएं कोनोहा में हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी टीमें नामांकित करेंगे? हिरुज़ेन ने कहा। काकाशी आगे बढ़ा और अपने वृद्ध नेता के सामने खड़ा हो गया। मैं, काकाशी हताके, टीम 7 को नामांकित करता हूं, जिसमें सासुके उचिहा, सकुरा हारुनो और नारुतो उजुमकी शामिल हैं। उसने कहा। कुरेनाई आगे बढ़े। मैं, कुरेनाई यूही, टीम 8 को नामांकित करता हूं, जिसमें शिनो अबुरामे, हिनता ह्योगा और केबा इनुजुका शामिल हैं। उसने कहा। आसुमा आगे बढ़ी। मैं, असुमा सरुतोबी, टीम 10 का नामांकन करता हूं, जिसमें चोजी अकिमिची, इनो यामानाका और शिकामाओ नारा शामिल हैं। उन्होंने कहा। सब लोग अभी अभी हुई घटना के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। इरुका कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। उसने बैठक के बाद तीनों जोनीन से बात करने का फैसला किया। कुछ और जोनीन के अपनी अपनी टीमों में शामिल होने के बाद होकागे ने समूह को जाने की अनुमति दे दी। इरुका तीनों से मिलने के लिए निकल पड़ा और उन्हें आवाज दी। हे इरुका, क्या कुछ गड़बड़ है? काकाशी ने पूछा। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या आपकी टीमों का नामांकन करना ठीक है।
वे अभी बहुत युवा हैं और ये परीक्षाएं उन्हें तोड़ सकती हैं, इरुका ने कहा। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको उन पर थोड़ा और भरोसा रखना चाहिए। आपने अकादमी में उनकी मदद की और उन्हें निंजा जगत के लिए तैयार किया। मुझे पता है कि वे इन परीक्षाओं में अच्छा करेंगे, काकाशी ने कहा। ठीक है, लेकिन आपकी टीम का क्या? क्या आप अपनी टीम के आपसी संबंधों को लेकर थोड़ा चिंतित नहीं हैं? इरुका ने पलटवार किया। थोड़ा बहुत, लेकिन आखिरकार जब बात आएगी तो मुझे पता है कि समय आने पर वे एक साथ आ जाएंगे। इतनी चिंता मत करो, काकाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। इरुका ने बस आह भरी और तीनों जोनिन पर भरोसा करने का फैसला किया। नारुतो ने काकाशी द्वारा दिए गए फॉर्म को देखा। ये चूनिन परीक्षा का प्रवेश फॉर्म था, जो 2 दिन बाद शुरू होने वाली थी। इससे उसे अभ्यास के लिए ज्यादा समय नहीं मिल रहा था। उसने इरुका को ढूंढने का फैसला किया। उसने उस आदमी को अकादमी से निकलते हुए पाया। हे इरुका सेंसेई, क्या आपके पास थोड़ा समय है? नारुतो ने पूछा। नारुतो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इरुका ने पूछा। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम दोनों थोड़ी देर अभ्यास कर लें। इरुका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नारुतो ने आगे विस्तार से बताया। काकाशी सेंसेई ने हमें चूनिन परीक्षा के लिए नामांकित किया है। मैं पहले तो बहुत उत्साहित था, लेकिन मुझे ये चिंता सता रही थी कि क्या मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपसे एक चूनिन से अभ्यास करना चाहता था, ताकि देख सकूं कि क्या मैं आपके साथ मुकाबला कर सकता हूं, उसने कहा। इरुका को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। काकाशी, असुमा और कुरुनाई पर भरोसा करने के बावजूद वह होकागे के पास गए थे, जिन्होंने उन्हें नौसिखियों का परीक्षण करने की अनुमति दी थी। उन्हें खुशी थी कि नारुतो इतना परिपक्व व्यवहार कर रहा था। ठीक है, चलो अभ्यास कक्ष में चलते हैं, इरुका ने कहा। दोनों उस मैदान की ओर चल पड़े जहां वे अभ्यास करते थे। दोनों मित्र एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ठीक है नारुतो, तुम अपने सारे दांव पेच इस्तेमाल कर सकते हो और मैं भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, नारुतो ने कहा और अपनी मुद्रा में आ गया। इरुका ने भी ऐसा ही किया और नारुतो के हमले का इंतजार करने लगा। नारुतो ने हमेशा की तरह पहला वार किया। शैडो क्लोन जुत्सु। 4 क्लोन प्रकट हुए और इरुका पर टूट पड़े। इरुका ने कुछ शूरिकेन निकाले और उन्हें क्लोनों पर फेंक दिया। क्लोनों ने हमले से बचते हुए अपना हमला जारी रखा। उसने खुद को तैयार किया, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। जमीन उसे नीचे खींचने लगी। क्लोन उसके करीब आते ही वो बड़बड़ाने लगा। क्लोन उस पर हमला करने लगे और उसने खुद को ढंक लिया। क्लोन नीचे गिरे इरुका के ऊपर खड़े थे, जिसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ था। वे सतर्क थे क्योंकि यह सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। एक क्लोन ने अपने हाथों को चूहे की मुद्रा में रखा और अपने चक्र का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। इससे इरुका द्वारा इस्तेमाल किया गया जेनजुत्सु निष्क्रिय हो गया। तभी एक धमाके ने चारों क्लोनों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें नष्ट कर दिया। नारुतो सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या, तभी वो तेजी से लुढ़क कर रास्ते से हट गया। वो हवा में उछला और 3 शूरिकेन फेंके। इरुका ने उन्हें कुनाई से रोका और नारुतो पर हमला कर दिया। नारुतो जमीन पर उतरा और उसके हमले का सामना किया। दोनों के बीच ताइजुत्सु का मुकाबला शुरू हुआ। इरुका नारुतो के हमलों का जवाब तो दे रहा था, लेकिन बहुत कम और रुक रुक कर। नारुतो की ताइजुत्सु में काफी सुधार हो चुका था और वह असरदार भी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शैली नारुतो को धीमा करने और उसे दर्द पहुंचाने के लिए ही बनी हो। इरुका को मौका मिला और उसने नारुतो पर हुक फेंका। नारुतो ये देखकर हैरान रह गया कि हुक उसके आर पार निकल गया। तभी नारुतो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। यहीं पर मुकाबला खत्म हो गया। नारुतो दौड़कर अपने शिक्षक के पास गया, जो उसकी कमर पकड़े हुए थे। अरे यार, इरुका सेंसेई, क्या आप ठीक हैं? नारुतो ने चिंता से पूछा। हाँ, मुझे बस कुछ मिनट दो नारुतो, इरुका ने कहा। उन्होंने अपने पूर्व छात्र की ओर देखा। क्या वो कॉर्कस्क्रू पंच था? हाँ, काकाशी सेंसेई ने मुझे इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी क्योंकि मैं कुछ चोटें सह सकता हूँ, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो पहले वाला दांव क्या था? वो क्लोन जुत्सु नहीं था जिससे तुमने अदला बदली की थी, इरुका ने कहा। ओह, वो तो मेरा इल्यूजन डांस था। मैंने शिशुई उचिहा नाम के एक शख्स पर रिसर्च करने के बाद इसे बनाया था। ये उसके लेवल का तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए ठीक है, उसने समझाया। इरुका को यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो ने शिशुई टेलीपोर्टर जैसी ही कोई चाल चल दी है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि नारुतो परीक्षा के लिए तैयार है। इरुका ने उसकी चोट पर बर्फ की थैली लपेट दी। नारुतो की ताकत बहुत खतरनाक थी। वो अपने बचाव कौशल का अभ्यास जरूर करेगा। तभी अचानक काकाशी उसके पास आ गया। नकाबपोश निंजा ने उसे आंखों से मुस्कुराकर देखा। तो वे कैसे थे? काकाशी ने पूछा। मैं आपके और बाकी लोगों के फैसले से सहमत हूँ। वे चूनिन परीक्षा के लिए तैयार हैं, इरुका ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। नारुतो ने तुम्हारी बुरी तरह पिटाई की, है ना? उसका स्टाइल वाकई कमाल का है।
मैंने कभी लो किक्स, घुटनों और कोहनियों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ही नहीं। और मैं कभी उसकी पकड़ में नहीं आना चाहता, काकाशी ने कहा। काकाशी, मुझे अभी भी तुम्हारी टीम को लेकर थोड़ी चिंता है। नारुतो मुझसे इस स्थिति के बारे में बात करता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सकुरा और सासुके पर भरोसा कर सकते हो? इरुका ने पूछा। अगर मैं कहूं कि मुझे चिंता नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एक टीम की तरह काम करेंगे, काकाशी ने कहा। इरुका ने बस सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। नारुतो बैठ गया जबकि सासुके और सकुरा ने कमरे का जायजा लिया। उसने अपना सामान दोबारा जांचा, कहीं कुछ भूल तो नहीं गया। वो घबराया हुआ था, ये तो पक्का था। उसका घबराना जायज़ था क्योंकि उसे याद था कि उसने पहले क्या देखा था। सासुके ने दूसरी मंजिल पर जेनजुत्सु को नाकाम कर दिया था, जिसे वह एक बेवकूफ़ी भरा कदम मानता था। उसके बाद उनका सामना रॉक ली नाम के एक जेनिन से हुआ। स्पैंडेक्स पहने उस शिनोबी ने सासुके को चुनौती दी। नारुतो ने रोकने की कोशिश की लेकिन सासुके ने उसकी बात नहीं मानी। आखिर में सासुके को रॉक ली ने बुरी तरह हरा दिया। नारुतो ने इससे यही समझा कि इन परीक्षाओं में मुकाबला बहुत कड़ा है। इनो के अचानक सामने आने से नारुतो का ध्यान भटक गया। उसने इसे अनदेखा किया और अपने सामान की जांच करता रहा। जांच पूरी होने पर उसने अपना थैला वापस अपनी कमर पर लगा लिया। ऊपर देखते ही वह हैरान रह गया कि इनो उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने कुछ देर पलकें झपकाईं, फिर इनो के चेहरे पर गुस्से का भाव देखा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नारुतो ने पूछा। उजुमिकी, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह नज़रअंदाज करने की? इनो ने चिढ़कर पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नारुतो ने पूछा। मुझसे बेवकूफ़ी मत करो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें सच बता दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बदतमीजी करो, इनो ने जोर से कहा। तभी नारुतो को समझ आया कि इनो उससे क्यों नाराज़ थी। क्या तुम अब भी उस दिन को लेकर परेशान हो? पहली बात तो यह है कि जब मैं अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, तब तुम मेरा अपमान कर रही थी। अगर मैं साकुरा से ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुमसे क्यों करूं? नारुतो ने पूछा। नए रंगरूटों ने देखा कि चांद शब्द गायब है और वे सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी बात, मैंने तुम्हारे और साकुरा के बारे में ऐसा क्या कहा जो सच नहीं था? तुम एक निंजा कबीले से हो, साकुरा एक आम नागरिक है। तुम उससे कहीं बेहतर हो, फिर भी उसने सर्वश्रेष्ठ कुनोइची का खिताब हासिल किया है। क्या मैं गलत हूं? सभी लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। नारुतो इनो को जवाब दे रहा था और उसकी बात में दम था। इनो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और दहाड़ने ही वाली थी। तुम क्यों? इनो ने कहना शुरू किया ही था कि नारुतो ने उसे फिर से बीच में ही रोक दिया। हे हिनता, केबा, शिनो, क्या तुम भी परीक्षा दे रहे हो? नारुतो ने पूछा। इनो ने सुनहरे बालों वाले लड़के को हैरानी से देखा। नारुतो उजुमकी ने उसे फिर से नज़रअंदाज कर दिया था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वो उसे पीटने ही वाली थी कि तभी एक बड़ा किशोर वहां आ गया। तुम लोगों को शांत होने की ज़रूरत है। तुम लोग अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे हो, उसने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। नए जेनिन्स ने देखा कि सब उन्हें घूर रहे हैं और उनमें थोड़ी बहुत जान से मारने की मंशा भी झलक रही है। उनमें से कुछ थोड़े डरे हुए लग रहे थे जब नारुतो आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और अपनी मंशा जाहिर की। बड़े जेनिन्स उस सुनहरे बालों वाले लड़के की हरकत देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन था कि वह हल्के नीले रंग में चमक रहा था। घूरने का सिलसिला खत्म हुआ और सब अपने अपने काम में लग गए। नारुतो ने बस आह भरी और नए जेनिन्स की ओर मुड़ गया। उसने देखा कि वे उसे हैरानी और औ से देख रहे थे। क्या? नारुतो ने पूछा। बड़े किशोर ने ताशों का एक गट्ठा निकाला। उसने उन्हें तब तक फेंकना शुरू किया जब तक कि उसे एक पत्ता नहीं मिल गया। उसने पत्ते को देखा और फिर नारुतो की ओर देखा। खैर, ये तो शर्मनाक है। मेरे कार्ड में ये क्षमता नहीं थी। तुमने ये करना कब सीखा? उसने पूछा। यह एक रहस्य है और इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानकारी की बात क्यों कर रहे थे? आपके हाथ में ये क्या है? नारुतो ने पूछा। ओह, ये, उसने कहा। उसने कार्ड पलटा और दिखाया कि उस पर क्या लिखा है। उस पर नारुतो की तस्वीर, उसके आंकड़े और उसके मिशन का इतिहास था। इन्हें निंजा इन्फो कार्ड कहते हैं। मैंने इस परीक्षा में शामिल होने के दौरान हर जेनिन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। तुमने कितनी बार परीक्षा दी है? सकुरा ने पूछा। यह मेरा 7वां प्रयास होगा। वैसे मेरा नाम काबुतो याकुशी है, उसने जवाब दिया। 7वीं बार? तुम सच में बहुत खराब खेल रहे होगे, कीबा ने मजाक उड़ाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा बहुत कठिन है। ये सोचकर इतना घमंड मत कीजिए कि आप इसे आसानी से पास कर लेंगे, काबुतो ने कहा। इन कार्डों में, इस कमरे में मौजूद हर किसी की जानकारी है? सासुके ने पूछा। हाँ, यहाँ तक कि नौसिखिए भी। क्यों, क्या तुम किसी में दिलचस्पी रखते हो? काबुतो ने पूछा। कोनोहा का रॉक ली और रेगिस्तान का गारा, सासुके ने कहा।
इसमें कोई मज़ा नहीं है। तुम उनके नाम जानते हो? काबुतो ने कहा। उसने अपने डेक के पत्तों को पलटा और 2 पत्ते निकाले। ये रहे। मुझे दिखाओ, सासुके ने मांग की। ठीक है। पहला है रॉकली, जैनिन रैंक का। वो टैंटन और नेजी ह्यूगा के साथ टीम गाई का सदस्य है। उसके मिशन इतिहास में 14 डी रैंक मिशन, 5 सी रैंक मिशन और 1 बी रैंक मिशन शामिल हैं। उसे जैनजुत्सु और निंजुत्सु में कोई महारत हासिल नहीं है, लेकिन उसकी ताइजुत्सु कौशल बेजोड़ है। दूसरा है रेगिस्तान का गारा, जैनिन रैंक का। वो अपने भाई बहनों तेमारी और कंकुरो के साथ टीम बाकी का सदस्य है। उसके मिशन इतिहास में 0 डी रैंक मिशन, 5 सी रैंक मिशन, 5 बी रैंक मिशन और 2 ए रैंक मिशन शामिल हैं। हर मिशन से वो बिना किसी खरोंच के वापस आया है, काबुतो ने समूह को बताया। नारुतो ये देखकर चौंक गया। तस्वीर देखकर वो गारा की ओर मुड़ा। उसने देखा कि गारा ने काले रंग का पूरा शरीर ढकने वाला सूट पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें टी शर्ट जैसी थीं, टांगें 3/4 लंबाई की थीं और गला खुला हुआ था। इसके साथ ही उसने अपने दाहिने कंधे और कूल्हे के बाईं ओर सफ़ेद कपड़ा बांध रखा था और बाएं कंधे और कूल्हे के दाहिनी ओर चमड़े की चौड़ी पट्टी बांध रखी थी। इसी चमड़े की पट्टी से उसने अपनी रेत से भरी लौकी को लटका रखा था। उसने माथे पर लगा रक्षक भी इसी पट्टी के ऊपर लपेट रखा था। उसने उसकी आंखों के चारों ओर के घेरे और उसके चेहरे पर ऐसी नज़र देखी जो किसी को भी चुनौती देने पर उसे भयानक पीड़ा देने का वादा कर रही थी। वो बेहद खतरनाक दिख रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बड़ा मिशन कैसे पूरा कर सका और अब घायल कैसे हो गया। क्या उसके पास कोई ऐसी रक्षा प्रणाली थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? उसने इरुका के साथ अपनी पढ़ाई के दौरान तीसरे काज़ेगे के बारे में पढ़ा था और जाना था कि उनकी रक्षा प्रणाली भी कुछ ऐसी ही थी। वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि काबुतो पर हुए हमले पर उसका ध्यान ही नहीं गया। कई चूनिन और एक जोनिन ने सबको सतर्क किया तो वह अपने विचारों से बाहर आया। चूनिन परीक्षा शुरू होने ही वाली थी। अकादमी के कमरे से निकलते ही नारुतो ने राहत की सांस ली। उसने राहत की सांस इसलिए ली क्योंकि वह चूनिन परीक्षा का पहला भाग पास करने में सफल हो गया था। जब उसे पता चला कि यह लिखित परीक्षा है तो उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। इरुका की मदद के बावजूद नारुतो की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। उसे जुत्सु और रणनीति की किताबों से सीखना अच्छा लगता था, लेकिन इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषय उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब उसने परीक्षा देखी तो उसे लगभग फिर से दिल का दौरा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है। वह जानता था कि उसे नकल करनी ही पड़ेगी। वह अपने से 2 सीटें आगे बैठे एक व्यक्ति के साथ चालाकी से अदला बदली करने में कामयाब रहा। उसे पहले एक ऐसा दृश्य बनाना पड़ा जिसमें उसने ताकेगाकुरे और अमेगाकुरे के एक निंजा को आपस में भिड़ा दिया। फिर उसने एक क्लोन बनाया और उसे अकामारू में बदल दिया। क्लोन ने उस व्यक्ति को काट लिया जिससे वो चोरी करने वाला था। उसका क्लोन गायब हो गया और वह कागजात बदलने में कामयाब हो गया। इसका दोष किबा पर लगा और उसके 2 अंक काट लिए गए। नारुतो थोड़ा असहज था क्योंकि हिनाता ठीक उसके बगल में बैठी थी, लेकिन वह अपनी टीम को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलवाना चाहता था। पहले परीक्षक के मानसिक हमले के बाद उसने सबको बताया कि वे पास हो गए हैं और परीक्षा के पीछे का छिपा हुआ अर्थ भी बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि वे चाहते थे कि वे नकल करें। उसे बहुत खुशी हुई कि इबिकी ने उसकी छोटी सी योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, भले ही उसने उसे शानदार बताया था। जैसे ही उसने अपनी व्याख्या समाप्त की, एक काली गेंद खिड़की से टकराए। गेंद खुल गई और उसमें से एक बेहद आकर्षक महिला प्रकट हुई। उसके पीछे लगे बैनर पर उसका परिचय अंको मिताराशी के रूप में दिया गया था, जो दूसरी परीक्षक थीं। मजाक में उसने एक कार्ड दिखाया जिस पर 8.5 अंक लिखे थे। अंको ने वास्तव में अंक देखकर मुंह बनाया। उसने बची हुई टीमों की संख्या को लेकर इबिकी को फटकारा और सबको बताया कि वह इसे आधा करने जा रही है। वो उन सबको एक प्रशिक्षण मैदान में ले गई। वो जगह जरूर खास रही होगी क्योंकि वह कांटेदार तार से घिरे एक गेट से घिरी हुई थी। अंको ने उन्हें बताया कि यह प्रशिक्षण मैदान 44 है, जिसे मृत्यु का जंगल भी कहा जाता है। इससे नारुतो की घबराहट कुछ कम नहीं हुई। अंको ने परीक्षा के बारे में बताना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें 5 दिन के लिए खोजो और पकड़ो मिशन पर जाना होगा। उन्हें जो चीज़ पकड़नी थी वह प्रत्येक टीम को दी गई विपरीत स्क्रॉल थी। एक को स्वर्ग स्क्रॉल और दूसरे को पृथ्वी स्क्रॉल कहा गया था। उसने कुछ शर्तें भी रखीं क्योंकि परीक्षा के इस हिस्से में हत्या करना जायज़ होगा। स्पष्टीकरण के बाद अंको ने कुछ सलाह दी जिससे सबकी चिंता थोड़ी और बढ़ गई। टीम 7 एक तंबू में दाखिल हुई जिसने सबको नज़रों से छिपा दिया। उन्हें स्वर्ग का स्क्रॉल मिला, जिसका मतलब था कि उन्हें पृथ्वी का स्क्रॉल भी हासिल करना था। सासुके ने तुरंत खुद को नेता घोषित कर दिया और उससे कोई बहस नहीं की। उसे कम से कम उसके और सकुरा के साथ शिष्टता से पेश आना जरूरी था क्योंकि परीक्षा के इस हिस्से में उन्हें एक टीम के रूप में काम करना था।
उसने स्क्रॉल बदल दिए और अपना स्क्रॉल सकुरा की थैली में रख दिया। यह उचित ही था क्योंकि किसी को भी सकुरा के पास स्क्रॉल होने की उम्मीद नहीं थी। जो भी उस स्क्रॉल को खोलता उसे एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ता। उन्हें उनके द्वार तक ले जाया गया और वे परीक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगे। द्वार पर मौजूद चूनिन ने ताला खोला और द्वार को पूरी तरह खोल दिया। वे बिना रुके अंदर घुस गए। जंगल में प्रवेश किए हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था और नारुतो सोच रहा था कि क्या उसे नेतृत्व के लिए सासुके से लड़ना चाहिए था। उसने सोचा कि उसके पास एक योजना है, लेकिन उसकी योजना ये थी कि वे तब तक इधर उधर घूमते रहें जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जिसके पास उनका स्क्रॉल हो। उसे यह एक बुरा विचार लगा। उसने बाईं ओर देखा और झुंझलाहट भरी आह भरी। अरे, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, नारुतो ने कहा। छी, ऐसी बातें किसी बेवकूफ़ महिला के सामने मत कहो, सकुरा चिल्लाई। अरे, तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। हम एक ऐसे जंगल में हैं जहां हमें जान से मारने की पूरी कोशिश की जा रही है, नारुतो ने व्यंग्य से कहा। वो वहां से चला गया और झाड़ियों में घुस गया। सकुरा ने नाराजगी जताते हुए उस सुनहरे बालों वाले लड़के के बारे में कुछ कहा। थोड़ी ही देर में नारुतो वापस आ गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं, नारुतो ने कहा। सासुके ने सिर हिलाया और वे जाने लगे। 2 सेकंड बाद सासुके ने नारुतो पर हमला कर दिया। नारुतो इस हमले से बहुत हैरान था और एकदम बेखबर था। उसके जबड़े पर एक स्पिन किक पड़ी और वह उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। नारुतो उठा और थोड़ा सा खून थूका। तुम्हारी क्या समस्या है? जब आप किसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। होल्स्टर गलत पैर पर है। नारुतो हंसा, लेकिन धुएं के एक झटके से हिडन रेन का एक जेनिन प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया, उसने कुनाई निकालते हुए कहा। देखते हैं तुम सच में कितने अच्छे हो। दोनों एक दूसरे पर झपटे। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि सकुरा उनका साथ नहीं दे पा रही थी। उसे बस उनकी कुनाइयों के टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सिलसिला थोड़ी देर और चला, फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ गिरे। अमे जेनिन फिर हंसा। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। अफसोस की बात है, क्योंकि अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता हूं, तो तुम परीक्षा का यह हिस्सा हार जाओगे। मुझे इस पर बहुत संदेह है, एक आवाज़ आई। अमे जेनिन ने ऊपर देखा, लेकिन उसे हटना पड़ा क्योंकि कोई उसकी ओर आ रहा था। पता चला कि वो उसका एक साथी था। कोई जमीन पर उतरा और उसने अपने कंधे के ऊपर से अपने दूसरे साथी को देखा। नारुतो के हाथ में एक स्वर्ग का स्क्रॉल था। लेकिन कैसे? जेनिन हकलाते हुए बोला। तुम लोग काफी अच्छे हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम हम पर नजर रख रहे हो। जेनजुत्सु का तुम्हारा प्रयोग बढ़िया था, लेकिन मैंने जेनजुत्सु के इस्तेमाल को पहचानने का प्रशिक्षण लिया है। जहां तक तुम्हारे साथियों की बात है, मैंने तुम्हारे हमले को नाकाम कर दिया और अपना एक हमला किया। स्क्रॉल लेकर पास में खड़ा वो आदमी समझ ही नहीं पाया। वे मरे नहीं हैं, लेकिन उन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा, नारुतो ने समझाया। जेनिन ने नारुतो को घूर कर देखा, लेकिन वह जानता था कि वह संख्या में कम है। उसने कुछ धुएं के गोले फेंके और अपने साथियों की ओर बढ़ गया। धुआं छटने पर वे गायब हो चुके थे। नारुतो ने अपनी टीम को देखकर मुस्कुराया और अतिरिक्त स्वर्ग स्क्रॉल अपनी जेब में रख लिया। उसकी मुस्कान तब गायब हो गई जब सकुरा उसके सामने आकर उसे खरी खोटी सुनाए। सासुके की आंखों में ईर्ष्या का भाव वह देख नहीं पाया। वो उस अमे निंजा से काफी देर से लड़ रहा था और जानता था कि वह एक कठिन चुनौती होगा। नारुतो ने जिस बेपरवाही से अपने घात लगाने की योजना बताई, उससे साफ था कि उसे लगता था कि उनकी योजना कोई खास नहीं थी। सासुके के स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी कि सबसे पीछे रहने वाला भी ताकतवर होता जा रहा है। नारुतो का पीछा करने में उसे बहुत कम सफलता मिली थी, लेकिन जब भी मिली, नारुतो या तो इरुका के साथ पढ़ाई कर रहा था, या किसी चश्मे वाले आदमी के साथ चक्रा नियंत्रण का अभ्यास कर रहा था, या काकाशी के साथ अभ्यास कर रहा था। उसे कुछ भी ऐसा सीखने को नहीं मिल रहा था जो उसने पहले न देखा हो। उसने उस सुनहरे बालों वाले लड़के को घूरकर देखा और फिर उनकी बहस रोकने के लिए आगे बढ़ गया। उसे अपने सुनहरे बालों वाले साथी पर कड़ी नज़र रखनी होगी। नारुतो ने सांप को चिढ़ भरी नज़रों से देखा। शैडो क्लोन्स के साथ उसने जो चाल चली थी, वो उसने बस मजबूरी में सोची थी। सांस लेते हुए उसने सोचा कि आखिर हुआ कैसे। सासुके की योजना पर आगे बढ़ते हुए उन पर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार उन पर एक बहुत शक्तिशाली पवन शैली की जुत्सु से वार किया गया। सासुके उड़ते हुए साकुरा को पकड़ने में कामयाब रहा। जमीन पर गिरते ही उस पर अचानक उसी सांप ने हमला कर दिया जिससे वो बच निकला था। तभी वो सांप धुएं के गुबार में गायब हो गया। ये काफी अजीब था, लेकिन नारुतो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी टीम के पास जल्दी पहुंचना था। सासुके का समय अच्छा नहीं बीत रहा था। वो और सकुरा अपनी जवानी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने उस पवन जुत्सु की जादूगरनी को तब खोज निकाला जब उसने वही चाल चलने की कोशिश की जो अमे निंजा ने चली थी।
सासुके एक बार फिर उसकी चाल को भांप गया और दोनों एक किशोरी कुनोइची के सामने खड़े हो गए। उसके पास एक स्क्रॉल था जिसका वे इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए सासुके ने उसे चुनौती दी। उसे सकुरा को लेकर भाग जाना चाहिए था। वो युवती कोई जैनिन नहीं थी, वो जैनिन होने के लिए बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सासुके के प्रति एक अजीब सा जुनून सवार हो गया हो और वह उसका पीछा करती रही। टीम 7 के दोनों जैनिन हॉन्फ रहे थे जबकि हिडन ग्रास की कुनोइची मुश्किल से ही थकी हुई लग रही थी। मैं इस लड़ाई से बहुत निराश हूँ। मैंने सोचा था कि उचिहा इतने शक्तिशाली हैं। उसने ताना मारा। सासुके ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वह कुछ भी करने से बहुत डर रहा था। वो सौदेबाजी के लिए अपना स्क्रॉल देने पर विचार कर रहा था। कुसा कुनोइची ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी अचानक चारों ओर से शूरिकेन से उस पर हमला हुआ। वो पेड़ के तने पर गिरी और चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नारुतो कुन, क्या तुम हो? माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन कुन का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें मैं दोस्त मानता हूँ, और आप मेरी दोस्त नहीं हैं। नारुतो ने कहा। उसकी आवाज़ मानो हर जगह गूंज रही थी, मानो उसकी स्थिति का पता ही न चलने दे रही हो। मुझे लगता है कि हवा का जुत्सु और सांप वाला काम आपने ही किया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम मेरे पालतू जानवर से बच गए। उसने कहा। उसने कुछ खा लिया जो उसे रास नहीं आया। उसने कहा। नारुतो अपने छिपने की जगह से देख सकता था कि सासुके और सकुरा बुरी तरह पिटे हुए थे। ये औरत जरूर बहुत अच्छी होगी अगर वह सासुके को इस हालत में ला सकती है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास एक है? उसने पूछा। तुम वाकई कुशल हो। तुम आसानी से सासुके और सकुरा को मार सकते थे, हमारा स्क्रॉल लेकर भाग सकते थे। तुम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। नारुतो ने जवाब दिया। क्या हम चालाक नहीं हैं? हाँ, मैं जब चाहूँ इस छोटे से खेल को खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं आखिरी उचिहा को परखना चाहती थी। मैं उससे प्रभावित नहीं हुई। शायद आप मेरा मनोरंजन करना चाहेंगे? उसने पूछा। नारुतो कुछ नहीं बोला, बस सासुके को घूरता रहा। आखिर वह क्या कर रहा था? बात करते करते वह आसानी से उस पर हमला कर सकता था। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह अपने छिपने की जगह से उछल पड़ा। नारुतो पेड़ की शाखा से जोर से टकराया और गायब हो गया। एक शैडो क्लोन? बढ़िया तकनीक है ना? युवती मुड़ी तो नारुतो ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। उसने आसानी से वार सह लिया और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। दोनों आमने सामने आ गिरे। नारुतो ने उस युवती से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। जब भी तुम दोनों मदद के लिए आना चाहो, अभी सही समय है। नारुतो ने सासुके और सकुरा से कहा। युवती मुस्कुराई और उस पर झपटी। उसे एक बार फिर एक और गोल शूरिकेन से बचना पड़ा। उसने नारुतो के राउंडहाउस किक को रोका और कोहनी से वार किया। नारुतो ने कोहनी को रोका लेकिन उसकी ताकत से वह हवा में उड़ गया। वह हवा में उछली लेकिन अचानक एक और क्लोन ने उसे जमीन पर पटक दिया। 5 क्लोन निकले और उस पर हमला कर दिया। नारुतो ने अपना ध्यान सासुके और सकुरा की ओर मोड़ा। क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? नारुतो ने पूछा। हमें यहाँ से निकलना होगा नारुतो, वो हमें टुकड़े टुकड़े कर देगी। सकुरा चिल्लाई। हमें पहले उसकी गति धीमी करनी होगी। वह जैनिन नहीं है और मेरे क्लोन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमें उसे इतना घायल करना होगा कि हम भाग सकें। नारुतो ने समझाया। हमें अपना स्क्रॉल छोड़कर भाग जाना चाहिए, सासुके ने कहा। क्या तुमने उसे पहले नहीं सुना? वो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकती थी। वो बस हमसे खेल रही है। दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, नारुतो ने कहा। सासुके हार मानने को तैयार दिख रहा था, लेकिन सकुरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। हम उससे लड़कर जीत नहीं सकते। उस बेवकूफ़ नारुतो को हमारी भागने में मदद करने दो, सकुरा ने कहा। सासुके उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह नारुतो को यूं ही छोड़ने को तैयार थी। नारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर क्यों लग रही है जबकि उसे तो वार से बचना ही था। उसने गुस्से में कुनाई निकाली और उस लड़की पर फेंक दी। निंजा कला, शूरिकेन शैडो क्लोन जुत्सु, नारुतो ने पुकारा। कुनाई की मात्रा 3 गुना बढ़ गई और अविश्वसनीय गति से लड़की की ओर जा गिरी। वो बहुत हैरान हुई और लगभग कुनाई से घायल हो गई। ये देखकर सासुके विस्मय और ईर्ष्या से भर गया। नारुतो ने ये तकनीक कब सीखी? क्या काकाशी उसे नहीं बल्कि नारुतो को सिखा रहे थे? ऐसे विचारों के साथ सासुके ने अपना फैसला किया। वो सकुरा को साथ लेकर निकल पड़ा। नारुतो उन्हें जाते हुए देखकर चौंक गया। यह क्या हो रहा है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। नारुतो ने तुरंत कुनोइची की ओर मुड़कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी उचिहा इतना काया होगा। फिर वो नारुतो की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। अब तुम क्या करोगे नारुतो? तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है। नारुतो गुस्से से कांप रहा था और उसका गुस्सा अपने भागते हुए साथियों पर था। यह विश्वासघात का चरम रूप था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अपने गुरु द्वारा निर्धारित आदर्श वाक्य को तोड़ देंगे।
अपने गुस्से के बावजूद वह जानता था कि उसे उसकी रक्षा करनी होगी। वो किसी कारण से उस कमीने के पीछे पड़ी थी। जब तक वो उन्हें पकड़ नहीं लेता तब तक वे साथी ही थे। उस महिला ने देखा कि नारुतो ने 2 कुनाई निकाली और लड़ने की मुद्रा में आ गया। मुझे नहीं पता कि तुम उस काय को क्यों चाहते हो, लेकिन वो मेरा साथी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी रक्षा करूंगा, नारुतो ने दृढ़ निश्चय से कहा। इसके अलावा तुम मुझे यूं ही जाने नहीं दोगे। तुम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा समझदार हो। देखते हैं कि तुम अपना वादा निभा पाते हो या नहीं, उसने कहा। वो हमले के लिए तैयार हो गई। नारुतो भी अपने करियर की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। नारुतो की सांसें तेज चल रही थीं और वह मुश्किल से अपने हाथ ऊपर रख पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो आधे घंटे से लड़ रहा हो, जबकि असल में सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। वह नहीं जानता था कि यह औरत कौन है, लेकिन वह एक आम जैनिन से कहीं ज्यादा कुशल थी। वो बस उसके साथ खेल रही थी और मजा ले रही थी। वो उस पर कोई निर्णायक वार नहीं कर पाया था। उसे जल्दी कुछ करना था। महिला ने उस पर फिर से हमला कर दिया। जैसे ही उसने हमला किया, नारुतो ने खुद को तैयार कर लिया। हमला भयंकर था, लेकिन नारुतो को मामूली चोटें ही आईं। उसने महिला के चेहरे पर लात मारी और कुछ दूरी बना ली। उसने एक और शूरिकेन फेंका और कुछ मोहरें बनाईं। निंजा कला, शूरिकेन शैडो क्लोन जुत्सु, उसने पुकारा। एक क्लोन सैकड़ों में बदल गया और उस किशोरी की ओर बढ़ने लगा। उसने तुरंत एक सांप को बुलाया जो उसके चारों ओर लिपट गया और उसे हमलों से बचाया। नारुतो जानता था कि उसके पास समय कम है और उसे अभी कुछ करना होगा। उसने जमीन की ओर देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसे बहुत अधिक चक्र का उपयोग करना होगा, लेकिन यही उसका एकमात्र मौका था। नारुतो एक पेड़ के किनारे खड़ा हुआ और फिर उस पर चढ़ गया। वो पत्तियों के बीच में घुस गया और छिप गया। लड़की मुस्कुराई और उसका पीछा करने ही वाली थी कि उसने उसकी आवाज़ सुनी। मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु, नारुतो चिल्लाया। लड़की क्लोनों की इतनी बड़ी संख्या देखकर हैरान रह गई। क्लोनों की इतनी अधिक संख्या ने सूरज की रोशनी को भी ढक दिया। हर क्लोन ने लड़की पर एक शूरिकेन फेंका। उसे अचानक समझ आ गया कि लड़का क्या योजना बना रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी जब उसने शूरिकेन हमले की घोषणा की। बचने या चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। वो और पूरा इलाका स्टील में समा गए। शूरिकेनों की इतनी अधिक संख्या ने शाखाओं को चीर दिया और उन्हें किशोरी के साथ जमीन पर गिरा दिया। जब ये सब खत्म हुआ तो जमीन काले स्टील से ढकी हुई थी और किशोरी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। नारुतो ने अपने क्लोनों को नष्ट किया और जमीन पर उतरा। उसे असहनीय सिरदर्द हुआ और उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने दर्द सहते हुए शव के पास जाने की ठिठुरील कर दी। शव को देखकर नारुतो थोड़ा घबरा गया। आखिरकार यह उसकी पहली हत्या थी। क्या ये तुम्हारा पहला शिकार है? लड़की के सिर ने कहा, जिससे नारुतो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया तो उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। जमीन पर पड़ी घास कुनोइची कीचड़ में बदल गई, जबकि असली घास कुनोइची ने नारुतो की पीठ में धंसा हुआ कुनाई पकड़ रखा था। वाह, क्या बढ़िया योजना थी। अगर तुमने एक पल भी पहले काम किया होता तो मुझे अपने कीचड़ के क्लोन को भेजने का समय नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये मामूली चोट है और तुम बच जाओगे। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी, नारुतो ने कराहते हुए कहा और अचानक गायब हो गया। वह औरत हैरान थी, लेकिन जब जमीन उसे नीचे खींचने लगी तो उसकी हैरानी कम हो गई। फिर धरती फट गई और उसे निगल गई। उसने संघर्ष किया पर कोई फायदा नहीं हुआ और वह जमीन में समा गई। जब सब खत्म हुआ, नारुतो एक पेड़ के पीछे से निकला। वह घुटनों के बल बैठ गया और गहरी गहरी सांसें लीं। उसे लगा कि घास की कुनोइची उसके पहले हमले से बचने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी, इसलिए उसने एक बैकअप प्लान बना लिया था। निंजा आर्ट वर्लपूल वॉर्टेक्स ने कमाल कर दिया। नारुतो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका क्योंकि उसका चक्र लगभग खत्म हो चुका था। यह उसके लिए भारी पड़ सकता था क्योंकि जमीन से कुछ निकला और उसकी छाती में जा घुसा। नारुतो ने थोड़ा खून खांसा और नीचे देखा तो उसे एक तलवार दिखाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे घास कुनोइची दिखाई दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नारुतो ने देखा कि वह अपना चेहरा ढक रही है। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह अपना चेहरा हटा रही है। चेहरा हटते ही उसने देखा कि वह किससे लड़ रहा है। वो किसी औरत से नहीं, बल्कि एक पीले चेहरे वाले आदमी से लड़ रहा था। उसकी आंखें अंबर रंग की थीं, पुतलियों में दरारें थीं और आंखों के चारों ओर बैंगनी निशान थे। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी छाती से तलवार निकाल ली। नारुतो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी जाने ही वाला था कि नारुतो बोला, रुकिए। वह लड़खड़ाते हुए बोला। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी मूंछों के निशान गहरे हो रहे थे और उसकी पुतलियां पतली हो गई थीं। उसकी नीली आंखें लाल होने लगी थीं। वह तेजी से हिला और नारुतो को कॉलर से पकड़ लिया। उसने अपनी जीभ से उसकी कमीज ऊपर उठाई। इससे वो मुहर दिखाई दी जो अब स्पष्ट थी। उसने तुरंत एक मुहर बनाई। उसकी उंगलियों के सिरे बैंगनी आग से चमक उठे।
पंचमुखी मुहर। उस आदमी ने चिल्लाते हुए नारुतो के पेट में ठीक मुहर के ऊपर अपना हाथ घुसा दिया। चक्रा शक्ति के खत्म होने से पहले नारुतो ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उस आदमी ने लड़के को घिनौनी मुस्कान के साथ देखा। यह अफसोस की बात है कि तुम क्यूबी के पात्र हो। तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तुम एक आदर्श शरीर हो सकते थे। खैर, तुमने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूं। इसे तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन के लिए कृतज्ञता का प्रतीक समझो। उसने पहले निगला हुआ पृथ्वी का स्क्रॉल उगल दिया। उसने एक नोट लिखा और उसे स्क्रॉल से चिपका दिया। फिर वो नारुतो को एक पेड़ के तने के अंदर छिपाकर चला गया। नारुतो उस दिन थोड़ी देर बाद जागा। उसे सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गया। उसने अपनी अद्भुत चिकित्सा के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद किया जो उसकी बातें सुन रहा था। उसने इसका श्रेय काफी हद तक लोमड़ी को दिया। खैर, दर्द कम हो रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक पेड़ के भीतर है। फिर उसे वो व्यक्ति याद आया जिससे वो लड़ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने समय से एक आदमी से लड़ रहा था। वो बहुत ही ताकतवर भी था। उसका हाथ किसी चीज से टकराया और नारुतो ने देखा कि वह एक पृथ्वी स्क्रॉल था। उसने उस पर लगा हुआ नोट देखा। उसने ध्यान से नोट खोला और उसे पढ़ा। नारुतो कुन, मैं आपकी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। आपने इसे वाकई रोचक बना दिया। मुझे मेरे लक्ष्य से भटकने से रोकने के लिए बधाई। मुझे बाद में फिर से प्रयास करना होगा। आपकी बहादुरी के लिए ये रहा पृथ्वी का स्क्रॉल। अब आपको जल्दी से अपने साथियों के पास जाना होगा, वरना मेरे छोटे जैनिन मेरे आदेश पर उन्हें खत्म कर देंगे। ओरोचिमारू। नारुतो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये नोट किसने लिखा है। उसे पता था कि वो किसी ताकतवर से लड़ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इरुका से सीखे हुए सानिन में से किसी एक से लड़ रहा है। इससे उसे अपने साथियों पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। नारुतो जल्दी से उठा और पेड़ से नीचे उतर गया। उसे 2 लोगों का पीछा करना था। शिकामाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। इनो को अपने चुने हुए को बचाने के बारे में इतना बोलने की क्या जरूरत थी। अब वो चोजी, इनो, सकुरा, ली और सासुके जमीन पर हारे पड़े थे। ये साउंड टीम कोई मजाक नहीं थी। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि उनमें से हर कोई किससे लड़ता है। वो लड़की सेनबोन का इस्तेमाल करना जानती थी और उनसे भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। नुकीले काले बालों वाला लड़का हवा और ध्वनि तरंगों का मिश्रण छोड़ सकता था। उनमें सबसे खतरनाक उनका नेता था। उसने एक दस्ताना पहन रखा था जो ध्वनि तरंगों को इतना बढ़ा देता था कि लोग बेहोश हो जाते थे। साथ मिलकर वे एक भयानक ताकत बन गए थे जिनसे निपटना आसान नहीं था। ये तो मजाक है। मदद मिलने पर भी महान उचिहा उतना महान नहीं है। नुकीले बालों वाले लड़के ने उपहास उड़ाया। सासुके ने पूरी नफरत से उसे घूरा। कुनोइची भी कोई खास खतरा नहीं है, कतई बेकार है। लड़की ने आगे कहा। बस करो किन जाकू, चलो इन्हें खत्म कर देते हैं। नेता ने कहा। ठीक है दोसु, जाकू ने कहा। वो समूह की ओर मुड़ा। ठीक है, तुमने उसकी बात सुन ली। अब जाने का समय हो गया है। उसने उन्हें अलविदा कहने के लिए अपने हाथ उठाए। तभी अचानक एक कुनाई उसके सिर पर लगने से बाल बाल बची। टीम ने ऊपर देखा तो उन्हें 2 और कोनोहा जेनिन दिखाई दिए। यार, तुम लोग तो अचानक कहीं से भी आ जाते हो। युगा के कुछ बोलने से पहले ही कई धमाकों के कारण धूल का एक बड़ा बादल छा गया। सभी लोग हैरान और परेशान थे। ये सब क्या है? जाकू चिल्लाया। शांत हो जाओ जाकू, दोसु चिल्लाया। वो किसी आवाज को सुनने के लिए कान लगाए बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। धुआं छटा और उसने किन को देखा। वो जमीन पर पड़ी थी, हिल नहीं रही थी। दोनों सोच रहे थे कि अभी क्या हुआ, तभी अचानक जाकू धरती में समा गया। दोसु हवा में उछल पड़ा। उसे लगा कि उन पर हमला करने वाला जमीन के नीचे चला गया है। अचानक 4 सुनहरे बालों वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और फिर जमीन पर जोर से पटक दिया। नारुतो जमीन से निकला और घुटनों के बल दोसु की छाती पर जा गिरा। दोसु हौंफने लगा और बेहोश हो गया। अचानक जमीन उड़ गई और जाकू गड्ढे से बाहर रैनकर निकला। उसने अपने शरीर से मक्खियां झाड़ी और चारों ओर देखा। उसने देखा कि नारुतो दोसु से उतरा और उसकी ओर मुड़ा। तुम हो कौन? जाकू ने पूछा। तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम यहाँ मुझसे कमजोर हो। तुम मामूली चोटों के साथ या गंभीर नुकसान के साथ जा सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है, नारुतो ने कहा। ये रहा मेरा विकल्प, स्लाइसिंग साउंड वेव। जाकू चिल्लाया। नारुतो गायब हो गया और उसकी एक धुंधली छवि रह गई। जाकू तब हैरान रह गया जब नारुतो उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी बाह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। जाकू ने झट से स्लाइसिंग साउंड वेव चलाई, लेकिन वह ये देखकर चौंक गया कि यह भी एक धुंधली छवि थी। उसे अचानक अपने चेहरे के एक तरफ असहनीय दर्द महसूस हुआ। फिर वो जबरदस्त ताकत से एक पेड़ से जा टकराया।
वो पेड़ से जोर से टकराया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे के उस हिस्से पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया था। सभी लोग इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए। कुछ ही चालों और सुनियोजित हमलों से नारुतो ने साउंड टीम को ध्वस्त कर दिया। गोरे बालों वाले योद्धाओं के क्लोनों ने टीम की तलाशी ली और उन्हें एक पृथ्वी स्क्रॉल मिल गया। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और बाकी लोगों का सामना किया। अरे वाह नारुतो, ये तो कमाल था, चोजी ने उत्साह से कहा। डाल से अभी अभी उतरे दोनों नारुतो को भी उस गोल मटोल निंजा की बात माननी पड़ी। चोजी उसे बधाई देने ही वाला था कि शिकामाओ ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि नारुतो के चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी नहीं थी। वो उनके पास से गुजरकर अपने साथियों के पास चला गया। नारुतो ने सासुके को घूरकर देखा, जो जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। नारुतो को बार बार मुट्ठी भींचते और खोलते देख सकुरा चिंतित हो गई। क्या चाहते हो बेवकूफ? सासुके ने बेपरवाही से पूछा। इस पर उसे तुरंत जबड़े पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। वो जमीन पर गिर गया। फिर नारुतो ने सासुके को कॉलर से पकड़कर एक पेड़ से टकरा दिया। पेड़ से टकराने की जोरदार टक्कर से उचिहा का आखिरी सदस्य चकरा गया। तू कमीना, तूने जो किया उसके लिए तुझे सबक सिखाना चाहिए। अगर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं थी तो वो तुझसे ही है। तू और सकुरा मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ गए? नारुतो दहाड़ा। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। नारुतो, सासुके को जाने दो। हमें भाग जाना चाहिए था और अपना स्क्रॉल उसे सौंप देना चाहिए था जैसा उसने कहा था। सकुरा चिल्लाई, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे किससे लड़ने के लिए छोड़ा है? ओरोचिमारू उस लड़की के भेष में था जो तुम्हारी पिटाई कर रही थी। एक सानिन को परीक्षा की क्या परवाह होगी? नारुतो गुस्से से बोला। उसने अपना ध्यान सासुके की ओर मोड़ा। तुम एक कायर और धोखेबाज के सिवा कुछ नहीं हो। तुम खुद को महान समझते हो, पर तुम सिर्फ बातें करते हो। तुम अपने भाई से कैसे लड़ोगे और उसे मारोगे, जबकि उसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है? क्या तुम उस डरपोक की तरह भाग जाओगे? अब मुझे रिहा करो, सासुके चिल्लाया। मुझसे कुछ मत मांगो, उचिहा। जहां तक मेरा सवाल है, तुम और सकुरा अब मेरे साथी नहीं हो। तुमने काकाशी का नियम तोड़ा है और मेरे लिए तुम दोनों कचरे से भी बदतर हो। नारुतो चिल्लाते हुए बोला। उसने सासुके को जमीन पर धक्का दिया और सकुरा के पैर पर थूका। वो पेड़ों पर कूद गया और नजरों से ओझल हो गया। सकुरा ने चारों ओर देखा और पाया कि हर कोई उसे और सासुके को घूर रहा था। हमें नहीं पता था कि वह किससे लड़ रहा था। सकुरा ने स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तो क्या इससे तुम्हारा किया हुआ सही हो जाता है? तुमने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और उसे मर जाना ही चाहिए था। शिकामाओ ने गुस्से भरे स्वर में कहा। लगता है उसकी किस्मत में ऐसी बुरी टीम का होना लिखा था। और लगता है कि उचिहा उतना भी ताकतवर नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। नेजी ने ताना मारा। सासुके ने गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। इन्होंने नारुतो की तरफ देखा और उसके पीछे जाने का फैसला किया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने ये देखने का फैसला किया कि वह गोरा लड़का कैसा है। नारुतो ने अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। उम्मीद थी कि ठंडा पानी उसे शांत कर देगा। वो अभी भी गुस्से में था, लेकिन जो कुछ कहना चाहता था कह देने के बाद उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। वह नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। वह जानता था कि उसे टावर तक जाना होगा और उस बूढ़े आदमी को जंगल में हुई घटना के बारे में बताना होगा। उसने अपने गुस्से को दबाकर अपने पुराने साथियों के साथ जाने का फैसला किया। उसके पास दोनों स्क्रॉल थे, इसलिए वे ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया और उसने एक कुनाई निकाल ली। वह हमला करने के लिए तैयार ही था कि तभी उसे वह आवाज सुनाई दी। 1 मिनट नारुतो, मैं इनो हूं, उसने पुकारा। नारुतो ने थोड़ा सा अपना संशय कम किया और उसके बाहर आने का इंतजार किया। उसने देखा कि वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं। दोनों थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। फिर इनो बोली, तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? इनो ने अपनी मूर्खता पर खुद को कोसा, जबकि नारुतो ने उसे भावहीन नजर से देखा। माफ करना, मुझे पता है तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा। मैं बस तुम्हें थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं इनो, मुझे बस थोड़ा शांत होने का समय चाहिए। मैं उनके सामने ऐसा नहीं कर सकता, नारुतो ने कहा। अगर आप चाहें तो मैं लड़कों को आपके साथ आने के लिए कह सकती हूँ, ताकि आपको बात करने के लिए कुछ साथी मिल सकें, इन्होंने कहा। क्या तुम सिर्फ मेरा साथ देने के लिए ऐसा करोगे? नारुतो ने संदेह से पूछा। अरे, क्या तुम्हें मेरा साथ चाहिए या नहीं? इन्होंने गुस्से से पूछा। नारुतो ने थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद जवाब दिया। धन्यवाद इनो, क्या तुम्हारे पास दोनों स्क्रॉल हैं? नारुतो ने पूछा। हमें एक स्वर्ग का स्क्रॉल चाहिए, इन्होंने कहा। नारुतो ने अमे टीम से लिया हुआ स्क्रॉल निकाला और इनो की ओर फेंक दिया। ये साकुरा और सासुके को जिंदा रखने में मदद करने के लिए धन्यवाद है, नारुतो ने कहा और उसके पास से गुजर गया। इन्होंने उस पत्र को देखा और मुस्कुराई। शायद नारुतो उतना भी परेशान करने वाला नहीं था जितना वो सोचती थी।
वो उसके पीछे पीछे शिविर में चली गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए और मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।